नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी आशीष। बाजार की कहानी पिछले 4-5 सत्र से वही है। लगातार कोशिश हो रही है 22,900 को बचाने की, और अगर हम 22,800 के क्रूशल सपोर्ट की बात करें तो 7 बार ऐसा हुआ है कि जब उस सपोर्ट को बाजार ने बखूबी बचाया है। लेकिन एक चिंता बाजार के लिए बरकरार है, वो है फाइज की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी हमने देखा कि 3,300 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा आया है। हालांकि रकम छोटी है, क्वांटम घट रहा है, लेकिन बाजार के लिए एक हैंगओवर की तरह ये काम कर रहा है। कल हमने अमेरिकी बाजारों की तेजी पर भी ब्रेक लगते हुए देखा है। टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं, अमेरिकी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की आशंका जाहिर की जा रही है। और आज अगर हम एशिया की बात करें तो यहां पर भी माहौल थोड़ा सा मिला जुला है। गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंकों की गिरावट पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बाजार के बारे में गाइड करेंगे। खबरों वाले शेयर कौन से हैं, कहां पर एक्शन हो सकता है, ये भी ये बताएंगे, और अपने एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़कर आपके लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया ट्रेड भी हम छांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ जहां पर बाजार की आज नजर रहने वाली है। तो अमेरिकी बाजारों में तेजी थमी है। कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में 450 अंकों की गिरावट रही है, और ये गिरावट इस वजह से आई क्योंकि बड़ी दिग्गज रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना गाइडेंस को ट्रिम किया है। उसके चलते हमने देखा कि गिरावट आई है अमेरिकी बाजारों में। वॉलमार्ट का शेयर करीब 6.5% टूट गया, और वॉलमार्ट, कॉस्टको समेत कुछ और जो रिटेल की कंपनियां हैं वहां पर हमने निराशा देखी है। तो इकोनॉमी को लेकर थोड़े से जो रिटेल कंपनीज होती है ना, कंजम्पशन डिमांड कैसी आ रही है उसको लेकर एक पिक्चर बताती है। तो उसके चलते हमने अमेरिकी बाजार में गिरावट ही देखी है। गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंक नीचे आपको दिखेगा। एफआईएस की कैश में 3,311 करोड़ रुपए की बिकवाली है। परसों हमने देखी थी कि ये करीब 1,800 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। तो क्वांटम छोटा जरूर है, लेकिन ये तब्दील नहीं हो रहा है खरीदारी के आंकड़े में, और ये बाजार को निराश जरूर कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $76 के आसपास है। थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग ब्रेंट क्रूड में आई है। ये एक चिंता की थोड़ी सी बात जरूर है। एफएमसीजी शेयरों पर नजर रहेगी। क्रूड पाम के 70,000 मीट्रिक टन के ऑर्डर रद्द किए हैं रिफाइनर्स ने, और उसकी वजह यह है कि मलेशिया में जो पाम तेल है थोड़ा सा महंगा हो गया है, और इसके चलते आज एफएमसीजी शेयरों पर नजर रहेगी। क्योंकि एफएमसीजी जो कंपनीज होती है ना, ये पाम तेल ऑयल की बड़ी कंज्यूमर है। कंज्यूमर कैसे होती हैं आप देखिए, सोप से लेके बिस्किट या फिर कॉस्मेटिक, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मैगी हो या फिर नूडल्स आप कह लें, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि अगर पाम तेल अगर सप्लाई में दिक्कतें आती हैं तो फिर इनको थोड़ा सा कॉस्ट के फ्रंट पर दिक्कतें आएंगी। एक नज़र और रहेगी सीडीएसएल के शेयर पर, क्योंकि अब एकमात्र ये डिपॉजिटरी कंपनी थी जो लिस्टेड थी, लेकिन अब एनएसडीएल का भी 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आने जा रहा है। तो इस पर भी नज़र रहने वाली है। और एक सुबह एक अपडेट आई है इजराइल से, वो ये कि इजराइल की राजधानी टेल अवीव में सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं। 3 खाली बसें हालांकि रही हैं, लेकिन इन धमाकों के चलते थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल जो सेंटिमेंट है वो डैमेज जरूर होगा। इस पर आगे हम एसेस करने की कोशिश करेंगे। अभी ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन एक ये ट्रिगर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बाजार के लिए जरूर आया है। भाई चार बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। बाजार पर तो विस्तार में चर्चा करेंगे, कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स, लेकिन उसके पहले कल भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी की पहली मैच हुई और काफी अच्छा मैच रहा। अभिषेक, हम फर्स्ट इनिंग्स तो शायद नहीं देख पाए, हम ऑफिस में थे, लेकिन सेकंड इनिंग्स भी काफी अच्छी थी और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। और अब सबकी नजर रविवार पर रहेगी, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होगी। कैसी रही कल की मैच? हाँ बिल्कुल, देखिए शीशा, नजर तो रहेगी भारत पाकिस्तान के मैच पर। महामुकाबला है और सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया भर की नजर रहती है भारत पाकिस्तान का जब भी एनकाउंटर होता है। लेकिन कल का जो मैच रहा, मोहम्मद शमी ने दिखाई अपनी क्लास,
आईसीसी इवेंट्स में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। और कल थोड़े से फिटनेस को लेकर संदेह थे। देखिए, काबिलियत को लेकर संदेह नहीं है मोहम्मद शमी के, थोड़े फिटनेस पर सवाल थे और पूरी तरह से लय में इसके पहले दिख नहीं रहे थे। बट कल उन्होंने एक अच्छी वापसी की है और 5 विकेट हॉल से उनका कॉन्फिडेंस भी जरूर वापस लौटा होगा। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से हमने देखा था कि 35 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद वापसी की उनके बैट्समैन हृदय और जाकिर ने बढ़िया इनिंग्स खेली और 228 रनों तक पहुंचाया। लेकिन शुभमन गिल क्या कमाल के फॉर्म में हैं और शुभमन गिल ने दिखाया है कि नहीं, ऐसे ही वो अब आईसीसी के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज नहीं है। बेहतरीन फॉर्म, 8वां अपनी सेंचुरी जड़ी और ये निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली ये जीत होगी। थोड़े से और अच्छे मार्जिन से होना चाहिए था, मतलब बांग्लादेश को उतने रन नहीं बनाने देने चाहिए थे। लेकिन चलिए, शुरुआत अच्छी हुई है और दुबई की जो कंडीशंस थी थोड़ी सी गर्म थी भारत के मुकाबले। भारत ने वहां पर कभी 50 ओवर के मैच नहीं खेले थे, T20 जरूर खेले थे। तो एक अच्छी शुरुआत है। पूरी की पूरी नजरें पाकिस्तान पर है जो अपनी न्यूजीलैंड से पहला मैच गंवा चुका है बुरी तरह से। तो भारत का कॉन्फिडेंस ऊपर है और पाकिस्तान का थोड़ा नीचे होगा। 23 तारीख का इंतजार है, देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला वहां पर होता है। तो काफी अच्छी मैच रही कल की और अब सबकी नजर रविवार पर होगी इंडिया पाकिस्तान मैच पर। लेकिन ग्लोबल बाजारों से अभिषेक किस तरह के संकेत निकल कर आए? वॉलमार्ट में भारी गिरावट दिखी, जहां पर नतीजों के बाद गाइडेंस काफी कमजोर रही और एशियाई बाजारों में भी आज मिलाजुला कारोबार है। निके और कॉस्पी में गिरावट है, लेकिन हैंगसेंग यहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। जी देखिए, वॉलमार्ट के नतीजे स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन की जो डिमांड है उसकी ओर इशारा करते हैं। वो गाइडेंस थोड़ा कमजोर दिया है वॉलमार्ट ने और उसके चलते डाउ पर प्रेशर बना। 2 दिनों की जो तेजी चल रही थी, कल इस पर ब्रेक लगा है। 450 अंकों के आसपास की हमने गिरावट देखी है और वॉलमार्ट के शेयर में जो कमजोरी कल के सत्र में रही है वो रही है 6.5% की। और वॉलमार्ट नहीं, बाकी भी जो रिटेल कंपनियां, वहां की बड़ी रिटेल कंपनीज है, वहां पर भी हमने प्रेशर देखा है। S&P 500 जो कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रेशर कल के सत्र में हमने देखा है। तो अमेरिकी बाजारों में अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए जो टैरिफ वाली चिंता है वो तो है ही और स्टैगफ्लेशन की भी बातचीत हो रही है कि ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी कश्मकश वाली स्थिति बनी रहेगी। तो ये चिंता जरूर है। तो कमजोर वहां से संकेत आए हैं अमेरिका से। अगर एशिया की बात करें तो संकेत मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी आप जरूर देखेंगे करीब 70 अंकों के आसपास की गिरावट दिख रही है। लेकिन हांगकांग के बाजार में ठीक ठाक तेजी है और चीन के बाजार में भी मजबूती है। जापान के बाजार निकी में सपाट कारोबार हो रहा है। जापान के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं और इन्फ्लेशन जो बढ़ के आया है 3.6% से बढ़कर 4% पर आ गया है इन्फ्लेशन। और अब ये शायद बैंक ऑफ जापान पर प्रेशर बनेगा रेट हाइक करने को लेकर। देखिए 36 महीने से स्ट्रेट ऐसा देखने को मिल रहा है कि जापान के सेंट्रल बैंक ने जो रेफरेंस रेंज जो तय की है 2% की, उसके ऊपर के महंगाई दर के आंकड़े आ रहे हैं। तो ये वहां की इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो एक थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। भारतीय बाजारों को ज्यादा कुछ रीड करने की इसमें जरूरत है नहीं। जो महंगाई दर है वहां पर 2 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। अन्य संकेतों की बात करें, क्रूड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती आई है लोअर लेवल से। ब्रेंट के दाम $76 के ऊपर निकल गए हैं। लेकिन सोने में भी चमक आई है। सेफ हेवन डिमांड लौटी है और ये जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की जो चिंताएं चल रही है उसके चलते वहां पर हम देख रहे हैं कि फिर से नया शिखर बनाया है और फिलहाल जो भाव है वो $2960 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत हम देख रहे हैं कि मिले जुले आप कह सकते हैं, क्योंकि हांगकांग जिसको हम थोड़ा ट्रैक करते हैं वहां पर मजबूती है। लेकिन अमेरिका में कमजोरी और गिफ्ट निफ्टी आप देखिए ये भी 80 अंकों की गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ आपको ये संकेत देगा। मिक्स्ड क्यूज हैं, मतलब बाजार को सपोर्ट करने वाले क्यूज नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा सकते हैं हम कह सकते हैं ग्लोबल संकेतों को देखकर। लेकिन अपने लिए बहुत जो क्रूशियल जो संकेत होता है वो है, आप देखिए FIIs का कल के जो आंकड़े आए हैं, मतलब परसों हमने देखा था 1800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थी कैश में। छोटा सा आंकड़ा है, कल का भी आंकड़ा काफी छोटा है। लेकिन यह है ना कि सेंटिमेंट हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि इंप्रूव हो, यहां से वो नहीं हो पा रहा है। कल 3300 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें वहां पर 6000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग के फिगर आए हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। कल हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट देखी बाजार में। गिफ्ट निफ्टी आज भी संकेत दे रहा है थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही खुलने की। लेकिन 7 बार ऐसा हुआ है कि 22,800 का जो सपोर्ट है उसको बाजार ने
रेस्पेक्ट किया है। पहले एफआईज के आंकड़ों की बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से इन आंकड़ों को देख रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग के जरा डेटा बता दीजिए, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अभी आपने 22,800 की बात बोली और आपने एक रिस्पेक्ट वर्ड का बात बोला, मैं यही चीज़ के साथ ही शुरू कर देता हूँ। पहला पॉइंट, हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस कैंप में हैं। हम उस कैंप में हैं जो एक खुशी मना रहा है कि पिछले एक हफ्ते से हमने 22,800 को नहीं तोड़ा और 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, नहीं टूट रहा, या फिर हम उस कैंप में हैं कि हमने आज से 4 दिन पहले 23,000 का साथ छोड़ा और हम 23,000 ही नहीं पा पाए, और तो क्या फतेह करेंगे और तो क्या जीतेंगे, आप 23,000 ही नहीं पा पाए। तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम किस कैंप में हैं। अगर आप ये डिसाइड करके बैठे हो कि आप 22,800 के नहीं तोड़ने वाले खुशी वाले कैंप में हो, तो ये बात एंजॉय करने की है। मार्केट के पास एफआईज नहीं है, मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है, मार्केट के पास इस तरह का कोई डाटा नहीं आ रहा जिस वजह से वो ये एंजॉय करें, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी 22,800 बच रहा है, तो ये सेलिब्रेशंस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरे कैंप में हैं तो आप देखिए, आप सिर्फ 3 दिन पहले 23,000 का लेवल तोड़ा, आपसे 100 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे, आपसे 50 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे। तो ये 50 पॉइंट के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इससे बाजार के टेक्सचर का आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि देखिए मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। कुल मिला के बात सारी कहने का मतलब है कि मार्केट स्टिल इन द वेरी 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 टाइट रेंज, और ये रेंज सिर्फ 200 पॉइंट की है। 22,000 का इंडेक्स 200 पॉइंट में आके रुके तो 1% के अंदर आके रुकता है। वो 1% भी आप मूव ऊपर से नीचे नहीं कर रहे और पूरा दिन निकाल रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घंटे निकले तो समझ में आता है, पूरा दिन निकल जाता है। कल आपने कितने पॉइंट खोए मालूम है आपको? 19 पॉइंट। उससे पहले कितने पॉइंट खोए? 14 पॉइंट। उससे पहले कितने पॉइंट खोए? 12 पॉइंट। तो इस तरह से चल रहा है मार्केट। अब क्या 10 पॉइंट में क्या खोगे और क्या पाओगे, और क्या स्ट्रेटजी बनाओगे और क्या लेवल्स चेक करोगे, क्योंकि कुछ तो नहीं बदलेगा ना 10 पॉइंट के अंदर ही। स्विंग्स बदलते हैं इंट्राडे के हिसाब से, वो ठीक है, वो तो 15 का विक्स चल रहा है, तो इंट्राडे तो आपको शांति से बैठने देगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया। चलो मैं इस पे और सब चर्चा में बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपने जो एफआईज वाले पॉइंट पूछा, मैं उस पर आ जाता हूँ। एफआईज की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। पिछले 10वां दिन शायद चल रहा है, ये 10वां या 11वां दिन में से एक होगा जब एफआईज की होल्डिंग में आप 1.5 से 2% का भी स्विंग नहीं देख पा रहे हैं। और ये जो भी आप मेरे को नंबर्स बता रहे थे, उसमें अगर कैश में सेलिंग देखता हूँ मैं, तो फिर से एक ऑप्शंस के अंदर कल 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई। हालांकि ये नंबर अपने आप में छोटा है, इस हमने तो 60-60 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग देखी है, बट फिर भी इस लिहाज से कि सारे ही नंबर छोटे हैं, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको बैक टेस्टेड फार्मूला इसका भी दे देता हूँ। जब भी ऑप्शंस के अंदर सेलिंग होगी और फ्यूचर्स के अंदर बाइंग होगी, मार्केट क्या करेगा? साइडवेज हो जाएगा। जब भी ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगी, फ्यूचर्स के अंदर बाइंग होगी, मार्केट अपने सपोर्ट को पक्का करेगा। जब भी फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग होगी और ऑप्शंस के अंदर भी सेलिंग होगी, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंसेस को पक्का करेगा। तो ये बात भी बताने के लिए सफिशिएंट है बैक टेस्टेड फॉर्मूले से कि मार्केट आज फिर से साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन के बीच में जूझेगा, क्योंकि 85-86 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी डाउन है, इसलिए मैंने वो नेगेटिव वर्ड डाल दिया। अगर मैं नहीं भी डालूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट स्टिल आर इन द रेंज 22,800 से 23,200 की रेंज बहुत टाइट रेंज हो गई है। इसमें और समय भी निकल सकता है। अमूमन ऐसा समय निकलता नहीं जब हम बुल फेज़ में होते हैं, क्योंकि हम करीब 12 से 13% पिट चुके हैं। कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इसलिए आप ऊपर नहीं आ पा रहे, और दूसरा एफआईज भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मार्केट के अंदर आपको अलाउ ही नहीं कर रही हैं कि आप कुछ अभी बड़ा सौदा या बड़ा ट्रेड ले पाएँ। और ये समझदारी का सौदा भी है, और ये समझदारी भी है। हमने आपको 3 प्रिंसिपल बताए थे, तीनों प्रिंसिपल्स को मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। पहला, बाय राइट एंड सिट टाइट। अच्छे शेयर्स को पकड़ने का समय है, लेके छोड़ने का समय भी है। सिट टाइट का मतलब यही होता है। दूसरा, एकोमुलेशन करना है, एक साथ नहीं आना, धीरे धीरे करके 100 रुपये को 10-10 में रुपये डाल के 10 बार में आना है, इसको कहते हैं एकोमुलेशन। और जब भी फॉल आए तभी आना है, राइज में नहीं आना है। तीसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। बाजार को देख के मुंह में पानी लेना, बाजार को गिरते समय आंखों में पानी नहीं लाना, इसको कहते हैं एग्रेशन और डिप्रेशन। इससे दूर रहना है, नहीं तो फिर गलत डिसीजन होंगे। ये 3 प्रिंसिपल आप फॉलो कर लो। मेरे को तो 10 दिन हो गए बात बताते हुए। आप और आशीषा मेरे से यही क्वेश्चन हर रोज़ पूछते हो, मेरे पास बोलने के लिए लास्ट में यही बात होती है, और इसी बात के साथ मैं फिर से एफआईज और डीएस के नंबर्स को ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी पर आ जाते हैं। अब
उसी रेंज की बात होगी डिम्पी कि बहुत ही छोटे रेंज में है। मतलब कल तो हमने देखा कि सुबह 10 बजे के बाद से शाम के 3:30 बजे तक बमुश्किल 40 से 50 अंकों की छोटी सी रेंज रही, और ये रेंज हम पिछले करीब हफ्ते भर से देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है। अब लोग, मतलब आप कह रहे हैं ना कि अब किस कैंप में हैं, लोग देख देख के थक चुके हैं कि अच्छा ये सपोर्ट ठीक है वो बच रहा है, लेकिन बाजार चलेगा कब? शुक्रवार का दिन, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आज फिर से हम उसी कश्मकश में रहेंगे कि बाजार को जाना किधर है अब? देखिए, ये अभी तो पता नहीं है कि ये कैसे होगा, है ना, ये किस रूप में आके होगा। लेकिन ये है कि हाँ, आप, ये समय एक ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अभी आप मेरे से खुद बता रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन है। क्या भाई, मार्केट्स में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको किस बेसिस पे कह दूं कि हाँ बाज़ार चल जाएगा? क्या शुक्रवार के दिन बाज़ार चलने के लिए कोई डिसाइडेड है? नहीं। ऐसे तो हज़ार शुक्रवार हमने पीछे भी देखे। तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है। क्यों? मार्केट वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ। क्या पूछोगे आप मेरे से? भाई यही तो पूछना चाहते हो जो सारी दुनिया पूछना चाहती है कि मार्केट कब चलेगा। लेकिन मेरे पास भी जवाब नहीं है। ये जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। कोई आदमी आके स्क्रीन पे आके बैठ के ये कह दे कि मार्केट कल से चलेगा, ये सोमवार 11 बजे के बाद से चलेगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है कहना और समझना। ये ओवरऑल मार्केट्स है, इसमें डिमांड सप्लाई और हज़ार तरह के ट्रिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी के बेसिस पर है काम। अब आ जाते हैं बात कि हमको क्या करना चाहिए, हम कहाँ पे खड़े हैं। आप दो ही तरह का काम कर सकते हो, या तो आप पहले सौदों में हो या तो सौदों में नहीं हो। इसके अलावा तीसरा तो कुछ है ही नहीं। या तो आप बायर पहले से ही हो, या तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया। तो जो पहले से ही हो, पहले तो उसको बचाने के लिए अपने पास एक पर्याप्त लिक्विडिटी रखो। बोले जी सर, इतना गिरने के बाद भी आप ऐसी बातें बोलते हो? हाँ जी, ऐसी बातें बोलता हूँ क्योंकि आपने 6-7 बार टेस्ट कर लिया। मैंने तो टेक्निकल्स का रूल भी बताया था कि 3 बार 22,800 को टेस्ट करने के बाद बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कल हमने वीकली एक्सपायरी का दिन भी बड़ी शांति से निकाल दिया। कल आपको याद भी नहीं होगा, जैसे आप खुद बता रहे हो कि 10:30 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक तो मार्केट बामुश्किल 40 पॉइंट भी नहीं हिला। कल बॉस वीकली एक्सपायरी भी थी। आप सोच के देखो उन लोगों का क्या हालत हुई होगी जिनके पास कॉल्स और जिनके पास पुट्स हुई होंगी। दोनों के पैसे मार्केट लेके चला गया साइडवेज मार्केट का मोमेंटम बना के। और जबकि 15 का विक्स है, कम से कम 100-150 पॉइंट तो अधिकार है, धर्म का हिलना चाहिए, वो भी नहीं हिला। कोई बात नहीं, उसको भी हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अब आगे क्या करना? अगर आपके पास पोजीशंस ले रखी है तो पहले तो उसको बचाने के बारे में, उसके ही लिवरेज के लिए थोड़ा सा पैसा बना के रखो अपने पास। दूसरा पॉइंट, 22,800 की रिस्पेक्ट करो और 22,800 पे जाने पर एकदम से मायूस मत हो जाना, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट है 22,700 का। अब आपको बहुत सारे एनालिस्ट आके बीच में हो सकता है बोले भी कि नहीं 750 भी है, 800 भी है और 700 भी है। कहने का मतलब है ये 100 पॉइंट का पूरा एक दायरा है जो कि सपोर्ट का है, 22,700 से 22,800। ठीक है जी। और ये मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है। इसलिए कई बार इसको टेस्ट करवाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए भी सिस्टम जनरेटेड बाय और सिस्टम जनरेटेड सेल बोथ किए जाएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। स्टॉप लॉस लगाना हो तो मन में लगाना, टर्मिनल में मत लगाना। ठीक है, पोजीशन चेक हो जाती है, पता लग जाता है सबको वॉल्यूम कहाँ पे कैसे खड़ा हुआ है। बराबर हो गया। दूसरा पॉइंट, पुल बैक आएगा तो पहले तो आपको अब 23,000 से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप 4 दिन से तो 23,000 ही नहीं पा रहे हैं, तो पहला तो 23,000 का लेवल पाओ। 23,000 के अंदर अगर एक कल पा लिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। एक डर पैदा हो जाता कि देखो हमने वीकली एक्सपायरी वाले दिन चमत्कार मार्केट शॉर्ट कवरिंग का कर सकता है, लेकिन वो कल नहीं हुआ। तो अब आपके पास एक एक्सपायरी अभी और भी है, जो कि बड़ी एक्सपायरी है 27 तारीख की। अब आप आज का दिन तो ट्रेड करोगे, फिर 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओगे, फिर 4 दिन बाद आपको और ट्रेड मिलेंगे। तो कुल मिला के सेशन रह गए हैं 4 से 5, आज का मिला के 5 सेशन के अंदर मार्केट को कम से कम 23,000 और 23,000 के ऊपर लाके 23,200 तक ड्रैग करना है। 23,200 तक ड्रैग करेंगे तो आपकी सीरीज अच्छी कटेगी, और नहीं तो इस सीरीज में भी आपको बहुत नुकसान होगा और आपका मन दुखता रहेगा कि देखो लास्ट महीने भी पैसा गवा के आए, इसमें भी हमने पैसा गवा दिया। ठीक, अब आते हैं, ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। 23,200 से रेजिस्टेंस की ना झड़ी लगना शुरू हो जाएगा। 200, फिर 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 800। आप को मैंने 5-6 रेजिस्टेंसेस बता दिए, और सपोर्ट के नाम पे क्या बोला? सिर्फ 22,800। तो रेशियो यही है आपकी, सपोर्ट 1 है और रेजिस्टेंस 5 है आपके पास। तो थोड़ा सा देख के काम करना, धीरे धीरे काम करना, आराम से काम करना, तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम करना।
तो ये रफ बताने के लिए है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को आज का दिन भी एक्टिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल भी उनके पैसे चले गए और मेरे को आज लगता नहीं कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा। हाँ, सिर्फ एक फ्राइडे फैक्टर की वजह से मैं थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करता। वो भी गिफ्ट निफ्टी ने ख़त्म कर रखी है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं पॉइंट्स, और मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा होगा भी। अगर हो जाएगा तो मार्केट्स के दौरान तो रहेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ तो बात होगी ही फिर। ठीक है, तो 22,700 और 22,800 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे निफ्टी पर, और 23,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल कब तोड़ेगा इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर याद रखें परसों के सत्र में आउट परफॉर्मेंस दिखा था, लेकिन कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा। करीब आधे % की गिरावट दिखी यहाँ पर, 245 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया 49,334 के आसपास। और डिम्पी, सुबह आप हमें बता रहे थे 49,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी पर, और शायद आज मार्केट नेगेटिव से रेंज बाउंड ही रह सकते हैं, और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी होगी तो काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आएगी। लेकिन निफ्टी बैंक पर आज के लिए किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, निफ्टी बैंक की भी यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक ने डाइवर्जेंस करके थोड़ा आगे निकलने की कोशिश नहीं की। आपने परसों का सेशन आपको याद होगा, उससे एक दिन पहले का, जब मार्केट्स में निफ्टी किसी वजह से डाउन था, फार्मा की वजह से, लेकिन बैंक निफ्टी ने 450 पॉइंट जोड़ दिए थे। अब उसमें से कल 50 पॉइंट्स खो दिए। ना केवल उसमें से 50 पॉइंट्स खोए, बल्कि प्रीमियम्स के भी 50% खो दिया। तो करीब 150-200 पॉइंट का प्रीमियम हो गया था, और प्रीमियम घट के अब 100 के भी नीचे चला गया। ये आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हो, -4 लाख है 30 लाख में से, और नेगेटिव ट्रेड हुआ है -205। कहने का मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर बना, ऊपर लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर आके अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। अनवाइंडिंग से कॉन्फिडेंस डाउन होता है मार्केट में। अगर आप डेरिवेटिव्स में पूछेंगे तो दो खतरनाक चीज़ें होती हैं, पहला फ्रेश लॉन्ग, एंड सेकंड लॉन्ग की अनवाइंडिंग। ये क्या करता है, ये एक तरफा ट्रेंड को पुश करता है। जो शॉर्ट्स होते हैं और जो शॉर्ट्स कवरिंग होती है ना, ये तो इजीली ट्रैक हो जाते हैं। मान लो शॉर्ट किया तो कवरिंग है ना, तो ये हो जाता है जल्दी जल्दी। इन शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं तो स्विंग जल्दी जल्दी मारेंगे। लेकिन जहाँ पे ट्रेडिशनली लॉन्ग होता है तो लोग सोच समझ के अंदर आते हैं, और ट्रेडिशनली अनवाइंडिंग होता है, इसका मतलब डिलीवरियाँ भी कट रही हैं, तो वहाँ पर आके सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इस डाटा को भी देखने के बाद मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि स्टिल वी आर इन द रेंज। कल क्योंकि हम 49,300 के ऊपर जाके बंद हुए थे, तो उसके पास हमारे पास एक पहला सपोर्ट तो 49,300 का है, जो कि आज ओपनिंग में ही टेस्ट हो जाएगा। दूसरा सपोर्ट 49,000 का है, तो 49,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। याद रखें 23,000 को हम छोड़ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना 49,000 को नहीं छोड़ा है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले करें आप, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ भी है और अपने सपोर्ट बचाने की खासियत भी है। लेकिन अगर ये भी 49,000 को ब्रेक कर देता है तो ये भी उसी दौर में चला जाएगा जिसमें निफ्टी गया हुआ है, कि जिसको 23,000 पाने में भी 5-5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगा आपके सामने रखने चाहिए। ऑप्शंस ट्रेड के अंदर ऑप्शंस का ट्रेडर्स को आज ज़्यादा एक्टिव होने की समय ज़रूरत नहीं है, शांति से काम करें। एज सच कोई मेजर मेरे को तो कुछ बड़ा मूव या बड़ी गिरावट एज सच तो मेरे को नहीं दिख रही है। तो फिर स्टिल वी आर इन द रेंज, और नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड एक्युमुलेशन का स्टांस रखें। संतोष मीना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संतोष सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपका टेक सर इंडेक्स पे। नमस्ते डिम्पी। यस, मार्केट देखे तो कई दिन हो चुके हैं, मार्केट को डिस्कस करें, रोज वही डिस्कशन रहता है कि 22,800 को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन 22,900 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो रेंज में अटका हुआ है। क्या रिस्क खुल रहा है वापस 22,800 ब्रेक होने का? वैसे मार्केट की ब्रेक देखे तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन कल फिर से एफआईआई 2-3 दिन की बाइंग के बाद डेरिवेटिव मार्केट में फिर से शॉर्टिंग हुई है, तो थोड़ा सा रिस्क बन रहा है क्या हम 22,800 ब्रेक कर देंगे। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 22,800 से 750 का एरिया वो ब्रेक होता है तो फिर रिस्क बन जाएगा कि शायद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और 22,500 की ओर हम जाए। अदरवाइज मार्केट रेंज अटका रहेगा। इन केस हम 23,000 को क्रॉस करते हैं तो फिर एक बार निफ्टी शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो 23,200 के आसपास है उसको टेस्ट करने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखना होगा। बैंक निफ्टी वो भी वैसे मजबूत कर ही रहता है, लेकिन इसमें भी फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। तो कल अंडर परफॉर्म किया, आज देखते हैं क्या इसमें तेजी बनती है। 48,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जब तक उसके ऊपर है
थोड़ा सा बुलिश बायस रहेगा, लेकिन इन केस 48,800 के नीचे फिसलता है तो वहां भी थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क खुल जाएगा। तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बस एक कल का कंसर्न यही है कि एफआईएस की तरफ से फिर से सेलिंग आई है। और नॉर्मली जब भी मार्केट बॉटम बनाता है तो लार्ज कैप स्टार्ट करते हैं आउट परफॉर्मेंस। अभी फिलहाल के लिए 2 दिन से 3 दिन से मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो थोड़ा सा डाउटफुल है कि शुरुआत तेजी की थोड़ा सा लार्ज कैप से होनी चाहिए थी। तो अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, थोड़ा सा क्लैरिटी की वेट कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। बिल्कुल, तो ये रणनीति इंडेक्स लेवल पर। संतोष जी गुड मॉर्निंग, लेकिन सबसे पहले बताएं आपके मॉर्निंग कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? यस, जैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो मैंने भी मिक्स अप्रोच रखी है। एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया है, एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया है। लॉन्ग साइड में मुझे कल सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में एक बाइंग देखने को मिली थी, तो उसमें से कल भी मैंने इप्का लेब डिस्कस किया था, आज भी उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। इप्का लेब यहाँ पर एक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बनाया है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1540 का टारगेट रहेगा, 1475 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक मैं सेल साइड लेना चाहूंगा डीमार्ट। इस स्टॉक की बात करें तो ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल फेल हुआ है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट करके फिर से स्लिप हो रहा है। और मैं ऑप्शन का डेटा भी देख रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। मे भी शायद आज के सत्र में इसमें प्रेशर देखने को मिले। 3500 का टारगेट रहेगा, 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा। ने एक खरीदारी की राय दी है और एक बिकवाली की राय। खरीदारी की राय फार्मा सेक्टर से इप्का लेबोरेटरीज, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1475 का बनाकर चलने की सलाह और 1540 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, इस स्टॉक पर बिकवाली की राय दी है, जहां पर 3500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 3670 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो डी मार्ट पर बिकवाली की राय, वही इप्का लेबोरेटरीज इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। लेकिन कई सारी खबरें कल शाम से आज सुबह तक निकल कर आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी आई है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद और जिने दोनों ही जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सीआई ऑटोमोटिव्स के नतीजे आए और उसके अलावा कई खबरें भी निकल कर आई है, बताएं। जी बिल्कुल, सीआई ऑटोमोटिव के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले, पर लार्जली टुवर्ड्स द वीक साइड जो है नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 6% का गिरावट आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देखेंगे प्रॉफिट पे थोड़े बम्प अप आए हैं क्योंकि थोड़े वन ऑफ एडजस्टमेंट्स देखने मिले हैं। हालांकि कामकाजी मुनाफे और मार्जिन दोनों में ही प्रेशर रहा है, ओवरऑल वीक रहा है। अब बात करते हैं सीडीएसएल पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एनएसडीएल 3000 करोड़ का जो है आईपीओ अगले महीने माफ़ करिए ला सकता है। वही एफएमसीजी कंपनीज हमारा दूसरा ग्रुप ऑफ कंपनीज रहेगा जहाँ पे नज़र रहेगा, क्योंकि जो भारत के रिफाइनर्स हैं वो महंगे मलेशिया पाम ऑयल प्राइसेस के टेंडर्स को अब कैंसिल करने लगे हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ी इन्फ्लेशन जो है रॉ मटेरियल साइड में देखने मिल रही है, और जो रिफाइनर्स रहेंगे, जो पाम ऑयल आएंगे, वो अलग अलग देश से भी ला सकते हैं, क्योंकि भारत में जो है कंजम्पशन भी हो रहा है। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव जो है न्यूज़ फ्लो डाबर, एचयूएल, नेस्ले जैसे कंपनीज के लिए है। डेल्टा कॉप की बात करें तो यहाँ पे जो है उन्होंने डील साइन किया है, जहाँ पे डेल्टा गेमिंग जो अड्डा 52 का जो ब्रांड है उसको बेचने वाले डिजिटल वर्क्स को A23 को, और इसका टोटल वैल्यू 491 करोड़ रुपीस का रहेगा। सिप्ला के लिए दो न्यूज़ फ्लो है। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि यूएसएफडीए द्वारा जो है उनका ब्लड कैंसर ड्रग का अप्रूवल आ गया। हालांकि जो नवी मुंबई प्लांट है वहाँ पे उनको यूएसएफडीए से 2 ऑब्जर्वेशंस आए हैं फॉर्म 483 वाले। एमएनएम फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस तीनों ही नज़र में रहेंगे। जो प्रमोटर कंपनी है एमएनएम, वो अपने जो आर्म्स हैं, सबसे पहले महिंद्रा फाइनेंस उनको 3000 करोड़ रुपए जो है रेस करके देगी एज राइट्स। वही महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए ये आंकड़ा 1500 करोड़ रुपए का रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर एज अ ग्रुप अगर हम बात करें तो नारायण हृदयालय के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। 1100 बेड का हॉस्पिटल कोलकाता में जो है इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 900 करोड़ रुपए रहेगा उनके पहले फेज़ में। और आखिर में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो में बता दूं कि जो ईवी स्पेस में, 4 व्हीलर स्पेस में और थोड़ी प्रेशर आ सकती है आपके टाटा मोटर्स और एमएनएम को, क्योंकि एजेंसी से खबर आ रही है कि टेस्ला जो है अपना पहला ईवी कार्स का शिपमेंट भारत में ला सकता है। कुछ चंद हज़ार गाड़ी आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो सेल्स है 3rd क्वार्टर कैलेंडर ईयर 25 से शुरू भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स थोड़ी जो प्रेशर है पिछले 7 से 10 सेशंस में जो हम देख रहे थे एमएनएम टाटा मोटर्स में, तो वो शायद बरकरार रहे। तो ये तो अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। कुछ मैक्रो रिलेटेड है, कुछ कंपनी स्पेसिफिक हैं।
लेकिन ब्रोकरेजेस भी जो है धीरे धीरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ला रहे हैं स्टॉक्स में। और याद रखिए कि करेक्शंस बहुत हुई हैं, कुछ कुछ जो सेगमेंट से डीरेट हुए हैं वो जो है वहाँ पे कुछ वैल्यूएशन जो है वैल्यू माफ़ करिएगा इमर्ज हो रही है। तो ऑफकोर्स जिन्हें इस पे हम नज़र डालते हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, थीमेटिक आ रहे हैं, सेक्टर के भी आ रहे हैं। तो क्या आपके नज़र में अभी मिल रही बात करेंगे अडानी एनर्जी सोल्यूशन की, तो इलारा कैपिटल ने इनिशिएट किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 930 रुपये। उनका मानना है कि जो ट्रांसमिशन सेगमेंट का एबिटा है वो आने वाले 3 साल में हमें दुगना होता हुआ नजर आ सकता है। और उसी के साथ स्मार्ट मीटर्स जो सेगमेंट है वो भी एक की कैटलिस्ट प्ले कर सकता है कंपनी के लिए। और इसी के चलते उन्होंने जो EPS CAGR का एक्सपेक्टेशन है कंपनी का वो करीब करीब 30% है FY 24 से 27 तक। इसके अलावा इंडियन होटल्स फोकस में रहेगा। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग टारगेट है और जो टारगेट प्राइस है वो है 856। ओवरऑल मुंबई मार्केट में जो ग्रोथ नज़र आ रही थी वो अभी भी परसिस्ट होते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी स्ट्रांग है मुंबई मार्केट, जिसका बेनिफिट IHCL को मिलेगा। इसके अलावा जो रेव पार ग्रोथ है वो मुंबई और दिल्ली में 21% पर स्टूड हुई थी दोनों ही जगह पर। और अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बढ़ते हुए भी नज़र आई। इसके अलावा इनिशिएशन रिपोर्ट एक और है JSW एनर्जी पर। मॉर्गन स्टैनली की इनिशिएट रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस है 545। ओवरऑल उन्हें नज़र आता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है यूटिलिटी प्ले में। इसके अलावा जो मार्केट शेयर गेंस भी हमें देखने मिला है, कंपनी ने जो रिसेंट बिड्स ली थी उसमें मार्केट शेयर गेंस भी नज़र आ रहा है। और इसी के चलते उनका जो EBITDA का एक्सपेक्टेशन है वो करीब करीब 24% से ग्रो हो सकता है CAGR FY 28 तक। इसके अलावा अगर हम भी सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो इंडियन फार्मा फोकस में रहेगा। सिटी की रिपोर्ट है, उनका मानना है कि जो टैरिफ हाइक्स और ये सब जो कंसर्न्स चल रहे थे US को लेके वो शायद नहीं आएंगे, मेनली बिकॉज US इंडिया पर काफ़ी हाई डिपेंडेंट है, स्पेशली जेनरिक ड्रग्स के लिए। इसी के चलते उनका ये मानना है। लेकिन हालांकि क्योंकि अनसर्टनीज बनी रहेगी, वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। और उनका बाय रेटिंग है 3 स्टॉक्स पर, पहले डिविस लेबोरेटरीज, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। इसके अलावा बात करेंगे इंडियन NBFCs, तो NBFC स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। नोमुरा की रिपोर्ट है, Q3 की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमें थोड़ी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट नज़र आते हुए नजर आ रही है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट उन्हें नज़र आ रहा है। उसके अलावा वैल्यूएशंस फ्रंट पे देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी अभी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, फेवरेबल नज़र आ रहे हैं ओवरऑल NBFC सेक्टर के लिए। इसलिए उनका जो टॉप पिक्स है वो है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और आधार हाउसिंग। तो कई सारे स्टॉक जो खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। एक करके एक सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। शरद और जुनैद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, आप कमाई के मौके कहाँ देख रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो पहला आइडिया होगा चोलामंडलम फाइनेंस पे। पिछले बार भी बिगिनिंग ऑफ द वीक मैंने शो में रेकमेंड किया था BTST में 1400 का टारगेट देके। करंटली 1400 के आसपास ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी अभी भी स्टीम दिख रहा है शॉर्ट टर्म के माध्यम से। तो लॉन्ग जा सकते हैं, 1350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1475 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा इंडियन होटल्स पे पिछले हफ्ते भी आपके शो पे कॉल था, जो अभी विच इज मूविंग क्वाइट वेल। तो इंडियन होटल्स भी लॉन्ग कर सकते हैं। ये कंडीशनल बाय होगा, 780 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 750 पे होगा और टारगेट यहाँ पे 840 होगा। तो इंडियन होटल्स और चोलामंडलम फाइनेंस दोनों लॉन्ग साइड पे ट्रेड। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर खरीदारी की राय यहाँ पर राहुल जी ने दी है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले ऑटो सेक्टर पर। याद रखिए पिछले कुछ दिनों से M&M जैसे स्टॉक्स पर दबाव दिखा है। हाँ, कल थोड़ी सी तेज़ी थी, लेकिन उसके पहले के 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो भारी कमजोरी यहाँ पर दिखी थी। टेस्ला की एंट्री हो सकती है भारतीय बाजारों में, एजेंसीज के हवालों से खबर, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। और इसी फियर्स के चलते M&M जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट भी दिखी थी। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी 2 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, क्या राय होगी चार्ट्स पर? यस, M&M की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से इसमें हमने वर्टिकल फॉल देखा। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला था। लेकिन एक चीज नोटिस करें कि जब भी ये 2700 से 2650 के बैंड में आता है, यहाँ पर हमको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और कल के सत्र में भी यही हुआ, उसी जोन से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो जब तक वो जोन इंटैक्ट है, व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। लेकिन अब इसको अपना 200 मूविंग एवरेज जो करीबन 2880 के आसपास है वो रिगेन करना पड़ेगा। अगर वो रिगेन करने में कामयाब होता है तो फिर हमको एक मूव 3000 की ओर देखने को मिल सकता है। इन केस ये 200 मूविंग एवरेज पर वापस रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर रिस्क रहेगा
कि ये 2650-2700 का जो सपोर्ट जोन है वो ब्रेक कर सकता है। और दूसरा या आपका मारुति था। मारुति की बात करें तो मारुति में कल आपने देखा कि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है। मुझे लगता है थोड़ी सी और डाउनसाइड की गुंजाइश है यहाँ पर। आपको 12,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर उस लेवल के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी क्योंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है मारुति सुजुकी पर, और एमएनएम पर भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है कंपटीशन के चलते। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर से इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल, याद रखें कल करीब 4.5% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था। जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, खरीदारी की राय 352 का लक्ष्य। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है इस स्टॉक में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है और दिल्ली मार्केट में प्राइजेस बढ़ सकते हैं। अभी अभी दिल्ली में गवर्नमेंट भी चेंज हो चुके हैं, तो उसके चलते कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। और इसी रिपोर्ट और कुछ खबरों के दम पर स्टॉक 3.5%, 4.5% कल ऊपर बंद होता हुआ नजर आया था। राहुल, आईजीएल इस स्टॉक पर क्या राय होगी? ओके, तो आईजीएल जैसे आपने बोला कि देयर इज सम न्यूज सराउंडिंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस एक्शन अभी भी नहीं सजेस्ट कर रहा है एक टर्न अराउंड का। स्टॉक हैज बीन इन अ स्टेलर डाउन ट्रेंड। थोड़ा कोशिश है, कल भी आप देखेंगे प्राइस स्ट्रांग था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल लुक्स वीक। लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट करना नहीं पसंद करेंगे। दूसरी बात, एक सप्लाई जोन भी है 209 के आसपास, तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई हम करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग नहीं सजेस्ट करेंगे, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा करंट मार्केट प्राइस पे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है इंद्रप्रस्थ गैस में, और कल 5% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। खबरों वाले शेयर हैं उस पर कुछ में राय लेते हैं। एक खबर आई है, हम देख रहे हैं, वो है डेल्टा कॉर्प को लेकर। वैसे भी शेयर हम देख रहे हैं कि 100 रुपये के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है, लेकिन इन्होंने डेल्टा टेक गेमिंग को लेकर अड्डा 52, जिसे आप इसके नाम से आप जानते हैं, उसको लेकर करार किया है। 490 करोड़ रुपए के आसपास की डील है, लेकिन ये शेयर देखिए गिरते 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 100 रुपये के भी नीचे आ गया है। कल 4% की तेजी जरूर रही है, लगातार ये फॉलिंग जोन में रहा है। राहुल जी, डेल्टा कॉर्प मान लीजिए जिन्होंने अभी भी इसमें अपनी पोजीशन होल्ड की होगी, शेयर में जो बने हुए हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है, अगर ऊपरी स्तरों पर शेयर से निकलने का, तो क्या है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो डेल्टा कॉर्प का एक कॉमन पैटर्न आप नोटिस करेंगे डेली चार्ट पे, कि हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से एक ब्रेकआउट करता है अपसाइड की तरफ, और वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। और 4 बार लगातार ये सेम पैटर्न नोटिस किया होगा आपने डेली चार्ट पे, आप देखेंगे तो लास्ट टाइम हुआ था 10 दिसंबर 2024, उसके पहले माफ कीजिए, उसके बाद 10 जनवरी 2025। इस बार भी वही हुआ है, एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ कल। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं, ये इसका कंफर्मेशन 125 के ऊपर ही हम दे सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म में भी बाय रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है चार्ट्स पे। 125 के ऊपर ही निवेश करना चाहिए। 125 के ऊपर ही आपको इसमें कोई तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है, अदरवाइज आप दूर रहिए। इसके अलावा एक और शेयर जो कल हमने अच्छी तेजी देखी, वो है आईजीएल का। 200 रुपये के ऊपर फिर से शेयर आ गया है। 185 रुपये से लगातार हमने 4 सत्र की तेजी देखी है, और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक आई हैं। सिप्ला में भी आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर फोकस में रहेगा, क्योंकि इनको ब्लड कैंसर की दवा के लिए यूएसएफडीए से अप्रूवल मिली है। सिप्ला ने स्ट्रेंथ दिखाई है, हमने पिछले महीने भर से देखा है कि एक रेंज में जरूर रहा है, लेकिन कोई गिरावट के साइंस इसमें नहीं आए हैं। सिप्ला, संतोष, आपको कैसा लगता है चार्ट पर? हो सकता है कि आज थोड़ा सा गैप के साथ खोले शेयर ये? ये सिप्ला की बात करें तो स्ट्रक्चर ठीक है, क्योंकि बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन इसको ऊपर में इसका 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर है 1500 से 1515 के बीच में आ रहा है। ये जोन में इसको क्रॉस करने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, क्योंकि कॉल राइटर भी इसी जोन में बैठे हुए हैं। तो इस गैप अप के बाद चेज ना करे, लेकिन जिस दिन भी ये 1515 का लेवल क्रॉस करेगा, निकालेगा, फिर स्टॉक में एक बड़ी तेजी का मूव बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि स्टॉक रेंज में अटका हुआ है, अभी कोई ब्रेकआउट के साइन दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट के साइंस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट कल हमने देखा तगड़ा वाला एनएचपीसी के शेयर में। सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई थी एनएचपीसी को लेकर, और
शेयर की जो क्लोजिंग रही है कल की, हमने देखा कि वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा है 80 रुपए के आसपास की। राहुल जी, आप बताइए, एनएचपीसी 80 रुपए तो हो गया, कल हमने 7% की तगड़ी वाली तेजी देखी है। आप क्या इसमें टारगेट लेके चल रहे हैं? तो एनएचपीसी मंथली चार्ट्स पे आप नोटिस करेंगे कि बॉटम से बहुत ही शार्प रिबाउंड हुआ है। जैसे आपने सही बोला कि कल 7% का मूव रहा है। वीकली चार्ट्स पे भी एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो आज का कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज का कैंडल आपको दिख जाता है कि बुलिश क्लोजिंग मिलता है 81 81.5 के ऊपर, तो एक कॉन्ट्रा लॉन्ग जैसे कहते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है और एनएचपीसी भी डाउन ट्रेंड में है, एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ले सकते हैं 81.5 के ऊपर, स्टॉप लॉस 80 रुपए का रख के। ठीक है, स्टॉप लॉस आप 80 रुपए का रख के चलिए एनएचपीसी के शेयर में। सीडीएसएल में हमने कल तेजी देखी, और सिर्फ सीडीएसएल नहीं बल्कि जो मार्केट कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी कंपनीज है वहां पर तेजी रही। एंजल वन में तेजी रही, कल बीएससी में कल हमने लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी देखी है। सीडीएसएल भी कल चढ़ के बंद हुआ था, 3.5% के आसपास की तेजी। अब ये खबर आ रही है कि इनका एक जो कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल, उसके आईपीओ की तैयारी हो रही है, और अगले महीने आईपीओ भी आ जाएगा। 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। दो प्लेयर होते हैं ना, तो दो वजहों से अच्छी होती है। एक तो आप कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा अगर मान लीजिए वैल्यूएशन कहीं अगर थोड़े से सप्रेस्ड है तो वैल्यूएशन री रेटिंग भी हो जाती है। सीडीएसएल पर जरा व्यू दीजिए आप संतोष जी। सीडीएसएल कल चला, क्या ये चलता रहेगा? 1,250 रुपए का भाव है। ये सीडीएससी में हमको एक रिवर्सल के साइन दिख रहा है। स्टॉक में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिला था हमको, लेकिन अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसका जो 20 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है 1265 रुपए पे आ रहा है। अगर ये 20 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है आज के सत्र में बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 1350 तक लेके जा सकता है। तो वॉच कीजिए, अगर 1265 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें एक तेजी का जो मोमेंटम कल बना था वो और एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। राहुल सर, एक चीज़ और बताइए, ये बीएससी 2 दिन से बैक टू बैक चल रहा है, और कितना चलेगा? बीएससी का चार्ट एक्चुअली बेहतर लग रहा है। वीकली चार्ट पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है, मंथली चार्ट पे तो स्ट्रेंथ है ही है। डेली चार्ट पे 2 बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स बनाया है। तो मैं 2 सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा। एक तो अगर प्राइसेस नीचे आए 5,350 के आसपास, जो अभी भी दूर है, लॉन्ग जा सकते हैं, या जो पास में है 6,075 के आसपास, जो 1% या 1.5% दूर है, 6,075 के ऊपर भी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,950 पे होगा। बस दोनों अपसाइड और बॉटम साइड में, दोनों साइड में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका। और 2 शेयर मेरे को और पता करने हैं। कल किसी वजह से टाटा केमिकल्स में भी हरा निशान दिखा, हालांकि बहुत छोटा था। क्या एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग या एक राउंड की एवरेजिंग कर सकते हैं? राहुल सर, ये आपको ही चेक करना है, टाटा केमिकल्स। एवरेजिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई एविडेंस ही नहीं है। सिर्फ एक दिन कल थोड़ा सा फ्लैट था, नहीं तो हमेशा डाउनवर्ड ही जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे है, बड़े कैंडल्स डाउन साइड की तरफ बना रहे। तो अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग का सलाह यहाँ के बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, कोई लॉन्ग की पोजीशन है नहीं टाटा केमिकल्स। कल ही बंद हुआ है करीब 850 के आसपास। 1000 का साथ छोड़ने पर पनिशमेंट ऐसी मिली कि 150 रुपये नीचे है। हालांकि कल किसी तरह से हरे निशान में बंद हुआ, इसलिए मेरे को लगा कि क्वेश्चन पूछ लूँ क्या कि एवरेज करने का समय आ गया। अब तो 150 रुपये नीचे का पनिशमेंट भी आ चुका है, लेकिन राहुल जी तो अभी मना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और शेयर्स भी हैं जहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स में से ही चेक करवाता हूँ सर से, संतोष सर से। संतोष जी, एक बार जरा HDFC चेक करना, कल 1700 का साथ छोड़ा, और कितना डैमेज कर सकता है, या वापस आ जाएगा 1700, 1720, 30? यस जी, इसी पे आज मेरी नजर रहेगी, क्योंकि यही होगा जो मार्केट की डायरेक्शन को काफी कुछ डिफाइन करेगा। क्योंकि नीचे आप देखो तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज जो 1675 रुपए के आसपास है उसके नीचे जा नहीं रहा है, और ऊपर आप देखो तो इसका 100 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 1730-35 के आसपास है उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। किसी भी वजह से अगर ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ता है और फिसलता है तो फिर शायद ओवरऑल मार्केट में ये प्रेशर डालने का काम कर सकता है। तो अभी रेंज में
इस पे नजर रखिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज जब तक होल्ड है तब तक व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। आज कुछ ब्रोकिंग रिपोर्ट्स भी इस पे थोड़ी सी बुलिश साइड ही आई है, लेकिन इन केस अगर ये 1670 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर शायद इसमें हमको गिरावट देखने को मिलेगी और 1620 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एफआईएस की सेल लिस्ट में फिर टॉप कैंडिडेट हो सकता है। एक और शेयर जो कल से प्रॉब्लम में आ गया है वो शेयर का नाम है मारुति। उन्होंने कहा कि ई व्हीकल्स को 6 से 4 करेंगे, बस यही पॉइंट उन्होंने बोला है। तो पनिशमेंट मिली, परसों भी मिली थी, यानी कि कल के सेशन में, उससे एक दिन पहले भी मिली। कल 2% नीचे बंद हुआ है। संतोष सर, गिरावट कंप्लीट समझे या फिर अभी थोड़ा और करेक्ट होगा मारुति? डिम्पल, मुझे लग रहा है मारुति में थोड़ी स्पेस और है नीचे जाने की, 12,200 तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो एरिया ऐसा होगा, बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा। वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है, तो वहां से आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ी और कमजोरी आ सकती है, लेकिन उस कमजोरी को बाइंग के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, डन। एक दो शेयर और भी है मेरी लिस्ट में जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ ट्रेड बन सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, ये F&O का एक शेयर है, छोड़ देते हैं, इसके अंदर कल प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं था। एक काम करते हैं, एक सरकारी बैंक कल चला है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। ये बिना वॉल्यूम का चला हुआ शेयर है, आज चलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को। एक तो ऊपर से 90 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है। एक बार राहुल सर चेक करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया कल डेज हाई पे बंद हुआ है, आज गिफ्ट निफ्टी डाउन है, कल का वॉल्यूम भी नहीं था, तो क्या वापस आ जाएगा नीचे ये आज? तो बैंक ऑफ इंडिया इस बेसिकली ये टेक्सचर ऑफ मार्केट ऐसा है कि ऑल्दो 400-500 पॉइंट के ऊपर फॉल नहीं दिख रहा है, बट इट इज बेटर टू गो लॉन्ग इन स्टॉक्स जहां पे फॉल नहीं आ रहा है, जैसे मैंने चोलामंडलम फाइनेंस आज सुबह रेकमेंड किया। बैंक ऑफ इंडिया कल एक दिन अच्छा मूव आया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ही है और ट्रेंडिंग चैनल डाउनवर्ड के साइड में ही है, तो लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे प्रेफरेबली इन स्टॉक्स में। ठीक है, डन। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे पूछ ही लिए। एक बस लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी सवाल है। कल कुछ मेटल स्टॉक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग दिख रही थी। सेल की 110 के आसपास की क्लोजिंग है। एवरेज करना है कि सर? मैं नए वालों की बात ही नहीं कर रहा राहुल सर, जिनके पास पुराना और थोड़ा महंगा है उनको एवरेज करना है सेल? नहीं, मेरा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। अभी भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है एवरेज करने के लिए। एवरेज करने का टाइम 117 के ऊपर होगा, जो अभी भी थोड़ा दूर है। बिल्कुल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर ये राय, और याद रखें पिछले कुछ दिनों से जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाई है सभी स्टील स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा है। बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन एक्सिस बैंक, इस पर नोमुरा की काफी बड़ी रिपोर्ट आज सुबह निकल कर आई है। खरीदारी की राय 1230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि स्टॉक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो निफ्टी बैंक 3% गिरा है, लेकिन एक्सिस बैंक करीब 13% तक गिर चुका है। एसेट क्वालिटी में कंसर्न्स थे, लेकिन उनका मानना है कि ये टेम्पररी है और ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है एक्सिस बैंक पर नोमुरा की। संतोष जी, आपकी क्या राय होगी इस स्टॉक पर, और शायद इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज एक्शन भी दिखेगा? यस शीशा, शायद नोमुरा की रिपोर्ट के चलते आज स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर सकता है, लेकिन इसको 1030 का लेवल है वो क्रॉस करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि 1030 पे इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है और एक गैप का रेजिस्टेंस भी है। तो वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है गैप पॉजिटिव ओपनिंग के बाद। लेकिन अगर इन केस किसी भी वजह से 1030 के ऊपर सस्टेन हो गया और क्रॉस करके टिका, तो मुझे लगता है फिर एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर गैप अप ओपनिंग अगर ये 1030 के आसपास अटकता है तो इसको चेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद कॉशियस रहे एक्सिस बैंक नोमुरा की इस रिपोर्ट के चलते, जहां पर 1230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य नोमुरा ने दिया है, यहां पर कुछ एक्शन दिखेगा। लेकिन मेटल सेक्टर से हमने सेल की तो बात की, लेकिन इसके अलावा हिंडाल्को पर बोफा की रिपोर्ट आई है, बैंक ऑफ अमेरिका, जहां पर 725 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है। और उनका मानना है कि अमेरिका में जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव हो सकते हैं। हिंडाल्को की जो सब्सिडरी है नोवेलिस यूएस में, उन कंपनियों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट यहां पर दिखाई दे सकता है। राहुल, हिंडाल्को इस स्टॉक पर क्या राय होगी? तो मीडियम टर्म में हिंडाल्को का ट्रेंड देखेंगे तो एक हायर हाई बनाया है
640 का जो मूव आया था कल, उस पे एक हायर हाई बन चुका है। तो शॉर्ट टर्म अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, बट 750 फिर भी दूर होगा टारगेट के हिसाब से। मेरे यहाँ पे सलाह होगा कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है तो अनदर 3-4% देख सकते हैं, और फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है 660 के आसपास। तो 660 से लेके 685 उस लेवल को हमें छोड़ देना चाहिए, और नेक्स्ट लॉन्ग जो आना चाहिए वो 680 के ऊपर ही आना चाहिए। तो ये करंट सलाह होगी हिंडाल्को पे। हिंडाल्को पर। लेकिन इस बीच याद रखिए फार्मा सेक्टर के कई स्टॉक्स पर पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा है। 25% की ड्यूटी लगाने के बाद कल के सत्र में भी यहां पर कमजोरी दिखी। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अजंता फार्मा 4.5% नीचे था। जेबी केमिकल, नैटको फार्मा सभी स्टॉक्स में 2.5 से 4.5% की गिरावट दिखी थी। संतोषी, इन तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय होगी फार्मा सेक्टर से? अजंता, जेबी केमिकल और नैटको फार्मा। ये सर हमने देखा कि अजंता फार्मा का स्ट्रक्चर अच्छा था लेकिन एक गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है कि गिरावट को बाइंग के रूप में देखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल व्यू बुलिश है। स्टॉक थोड़ा सा 2800 से 2805 के बीच में अटक रहा है, लेकिन उसको क्रॉस करता है तो इसमें तेजी बनेगी। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 2550 का एक अच्छा सपोर्ट है। जेबी केमिकल की बात करें तो यहाँ पर हमको अभी कोई तेजी के साइन नजर नहीं आ रहे। एक ब्रेकडाउन भी आया है सपोर्ट का। अगर ये 1690 के ऊपर या 1700 का राउंड फिगर ले ले उसके ऊपर टिकता है तब वापस व्यू हमारा बुलिश हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी इसमें और कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। कुछ ट्रेड नहीं बनेगा फार्मा सेक्टर पर, ये राय। लेकिन बड़ी खबर आती हुई याद रखें CDSL, ये स्टॉक फोकस में रहेगा और उसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी का पीयर NSDL अपना IPO ला सकता है। करीब 3000 करोड़ का IPO बाजार में आ सकता है अप्रैल के महीने तक। खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ अंजलि जुड़ चुकी है। अंजलि, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास, कितना बड़ा ये IPO हो सकता है और कब तक दलाल स्ट्रीट पर ये IPO आता हुआ नजर आएगा? जी, जैसे कि आपने कहा NSDL का IPO जो है वो अप्रैल में आने की संभावना है, क्योंकि कंपनी इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश में अभी लग चुकी है। सेबी ने इस IPO के लिए अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल सितंबर में दिया था पिछली साल, और उसके अलावा भी एक रेगुलेटरी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है जो कि सेबी की तरफ से हर एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, वो ये है कि सिंगल एंटिटी ओनरशिप इसमें 15% ही हो सकती है। तो NSE की होल्डिंग जो है NSDL में 24% तक है, और NSE ने पहले भी इस IPO लिस्टिंग के लिए एक एक्सटेंशन मांगा था, और वो एक्सटेंशन जो है वो अप्रैल में एक्सपायर हो जाएगा। तो कंपनी की यही कोशिश है कि ये एक्सपायरी के पहले ही वो अपनी IPO की प्रोसेस जो है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। अगर हम IPO की डिटेल्स की बात करें तो एक कंप्लीट ऑफर फॉर सेल होगा जिसमें 6 शेयर होल्डर्स अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, और फिलहाल NSE, IDBI और HDFC बैंक जो है वो अपने शेयर्स को ऑफलोड करेंगे इस कंपनी में से। और ये NSDL का IPO बहुत जरूरी है क्योंकि डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर बेस और कंप्लायंस के हिसाब से NSDL के IPO की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे कि आपने कहा, इसका इम्पैक्ट उनके कॉम्पिटिटर CDSL पर भी जरूर होगा। तो CDSL पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। 3000 करोड़ का IPO अप्रैल तक आ सकता है, ये सूत्रों के हवालों से खबर। अंजलि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन CDSL पर ही राय ले लेते हैं। याद रखें कल के सत्र में वैसे तो सुस्ती थी, लेकिन CDSL करीब 3% की तेजी, 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। संतोष जी, क्या राय होगी आपकी 1250 के आसपास CDSL? यस, CDSL की बात करें तो एक फॉल के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से बॉटमिंग आउट के सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन इसको 20 वगैरह जो करीबन 1270 के आसपास आ रहा है वो एक की हडल रहेगा। अगर आज के सत्र में 1270 क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो हमको इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 1350 तक लेके जा सकती है। तो देखना होगा कि आज के सत्र में 1270 क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो फिर शायद वापस स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, बट ऑन द डाउन साइड 1200 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 1200 अच्छा सपोर्ट लेवल है CDSL के शेयर में। अच्छा राहुल जी, कल हमने देखा कि ये जो बैटरी वाली कंपनीज हैं, वो चाहे एक्साइड हो या फिर हमारा राजा हो, दोनों जगहों पर हमने अच्छी तेज़ी देखी है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये काफ़ी करेक्ट हुए शेयर हैं।
हमने हमारा राजा में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखी थी, तो कल थोड़ा सा रिवर्सल तेज़ था। एक साइड में भी 3% के आसपास की तेज़ी रही। ईवी के अराउंड थोड़ा सा बज़ भी है अभी। क्या आपको लगता है कि कल के सत्र में जो तेज़ी आई है वो टिकेगी, और दोनों में से अगर एक चुनना हो तो आपको सही क्या लग रहा है? में से मेरा पिक अमर राजा रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट के दौर पे थोड़ा वेट करेंगे। अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे ही है, दोनों डेली और वीकली चार्ट पे। मंथली से बाउंस हुआ है, बट हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना जरूरी है यहाँ पे। तो लॉन्ग का लेवल 1150 के ऊपर है, जो अभी भी 10% दूर है। अभी फिलहाल निवेश नहीं करेंगे। ठीक है, अभी निवेश नहीं करेंगे, ये व्यू निकल के आ रही है। कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज में भी थोड़ी सी रिवर्सल आ रही है। कल हमने देखा कि कमिंस के शेयर में तेजी रही करीब 3-3.5% के आसपास की। अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड करें इसको, अगर कंस्ट्रक्शन को भी जोड़ लें तो एलएनटी में भी बाइंग आई। कल का सत्र हालांकि थोड़ा सपाट जरूर रहा है। कैपिटल गुड्स में राहुल जी कुछ खरीदेंगे या फिर अभी कन्विक्शन आपका लौटने में समय लगेगा? तो मेरा प्रेफर्ड पिक फॉर द ईयर 2025 भी एलएनटी होगा। एलएनटी 3200 के आसपास है, हाई 4000 के आसपास था। इंफ्रा पुश तो होगा ही होगा इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में। तो एलएनटी बोथ फ्रॉम द मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इस लेवल पे भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो पिछला हाई है 4000, मेरे हिसाब से इस ईयर को ही देखने को मिल सकता है 2025 में। ठीक है, एलएनटी को लेकर ये व्यू। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर माहौल फिर से थोड़ा सा गर्म हो रहा है, क्योंकि टेस्ला ने भारत में रिक्रूटमेंट शुरू करने को लेकर विज्ञापन दिए हैं। 13 पदों पर वैकेंसी निकाली है, और ये भी कहा जा रहा है, चर्चाएं ये भी है, हालांकि पुरानी चर्चाएं हैं, कि टेस्ला की जो गाड़ी हो सकती है 20 लाख रुपए के आसपास की हो सकती है। और इस मामले को लेकर ना ट्विटर पर, यानी कि एक्स पर, एमएनएम ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से भी किसी यूजर ने पूछा कि आप मुकाबला कैसे करेंगे, टेस्ला से एमएनएम कैसे मुकाबला करेंगे। तो उस पर आनंद महिंद्रा का एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि 1991 से जब इकोनॉमी खुली, उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ, उसके बाद से ये सवाल पूछे जाते रहे कि आप टाटा से, मारुति से, बाकी एमएनसी से मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन हम बिजनेस में टिके हुए हैं और परसिस्ट कर रहे हैं, और अगली कम से कम 1 सेंचुरी और हम बने रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहुल जी, आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। पहले तो ये भी बताइए जरा कि आप ये ईवीज को लेकर कितने उत्साहित हैं, और मान लीजिए अगर आपको चुनना हो, अगर 20 लाख रुपए के प्राइस तो एमएनएम की ईवीज के भी हैं जो अभी नई सीरीज लॉन्च की है, 20 लाख रुपए में टेस्ला की भी गाड़ी आ रही है, आप क्या खरीदेंगे अगर आपको चॉइस दी जाए तो? अच्छा, ठीक है, राहुल जी से संपर्क टूट गया है। संतोष जी, यही सवाल आपके लिए भी। आप अभी क्या ड्राइव करते हैं, ईवी ड्राइव करते हैं क्या, या फिर कोई मन में है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की? यस अभिषेक, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ईवी खरीदने का लेकिन अगर खरीदना हो तो डेफिनेटली महिंद्रा की जो नई आई है 6C, उसी के साथ जाना चाहेंगे। टेस्ला क्यों नहीं? अगर टेस्ला मिलती है 20 लाख की तो? अभी ऐसा टेस्ला के साथ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर हुआ तो महिंद्रा के साथ ही जाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, देसी बॉयज, थोड़ा देसी फैक्टर, मतलब अगर आपको उसी प्राइस में मिल रही है तो टेस्ला के प्लान तो अभी दूर है। लेकिन हाँ, महिंद्रा की गाड़ियां तो आ चुकी हैं, और कमाल की हमने बुकिंग के नंबर्स भी देखी। करीब 30,000 गाड़ियों की बुकिंग उन्होंने एक ही दिन में कर दी थी, करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू की। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। अच्छा, टाटा मोटर को लेकर एक जरा व्यू आपसे जानना चाहेंगे संतोष, क्योंकि देखिए, लीडरशिप तो टाटा मोटर्स के पास थी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो लीडरशिप टाटा मोटर्स के पास थी, तमाम उनकी गाड़ियों के ईवी वाले वेरिएंट आते हैं, लेकिन शेयर में सुधार नहीं आ पा रहा है। 40-42% अपने हाई से नीचे आ रहे हैं, और कोई लोअर लेवल पर फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक कोई महंगा हो, 6 के आसपास का पी होगा इसका। प्रॉब्लम क्या है टाटा मोटर्स में? यस, टाटा मोटर की बात करें तो हमने एक वर्टिकल फॉल देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे एक जोन आ जाएगा अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा और करेक्ट होता है। लकीली अगर आपको स्टॉक 600 रुपए के आसपास मिल जाए, हालांकि वो यहाँ से अभी भी 10% दूर है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है ये 660 से 600 का जो एरिया है, धीरे धीरे स्टॉक खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए। अभी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। या 10-15% का रिस्क है, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से चला तो आपको आराम से 1,000 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले 6 महीने में। तो पोजिशनल व्यू
लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ओके तो चलिए पोजिशनल व्यू इस वक्त टाटा मोटर्स पर इंटरेस्टिंगली ऑटोमोबाइल स्पेस और गाड़ियों पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हमने सुनी थोड़ी देर पहले ही, और ऑटो एंसिलरी फोकस में है ही, और इन पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद हर महीने की पहली तारीख ऑटो बिक्री के डेटा भी आते हैं, और आने वाले महीने में भी कुछ सेशंस के बाद ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे जिस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच 18 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग होती हुई दिखी है। 86 रुपये और 66 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 48 पैसे पर रुपया जो है आज के सत्र में 18 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले खुलता दिखा। इसके अलावा इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत भारतीय बाजार के लिए आज कमजोरी भरे ही हैं, और कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है क्योंकि लगातार बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव सिर्फ इतना है कि गिरावट अब भी है, लेकिन गिरावट थमती हुई नजर आई है। मार्केट्स में 22,800 के लेवल्स को बाजार पचाने की लगातार कोशिश, और उस लेवल को तो सस्टेन कर ही रहे हैं, और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन जो है बेहतर होता जा रहा है। तो इस पॉजिटिव के साथ आज शुरुआत जरूर कर सकते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की। बाजार खुलने के साथ साथ कितनी कमजोरी नजर आती है, क्योंकि विदेशी बाजार से कमजोर संकेत है, इस पर जरूर नजर रखनी होगी। 130 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त 22,782 के लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी फिलहाल नजर आता हुआ। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गई है। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मार्केट पर उनकी रणनीति, साथ ही उनके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। गुड मॉर्निंग शिवांगी, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बताइए आज सुबह आपकी रीडिंग मार्केट्स पर क्या कहती है, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति क्या होगी? मानसी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो है एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, बट फॉलो अप हल्का मिसिंग है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 5 दिनों से एक वाइडर बैंड में कंसोलिडेट करते हुए दिखा है बाजार, और कल जो है निफ्टी पुट कॉल रेशियो इंप्रूव हुआ है, 0.90 तक आ चुका है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन, क्योंकि इंडिया विक्स भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, 5% के आसपास डाउन था। तो ओवरऑल संकेत जो है वो बाय ऑन डिप्स की ही बन रही है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर मेरे रडार पे एक है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी कंसिस्टेंटली पिछले 4 दिनों से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने 8200 के सपोर्ट को काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट का वर्ज पे है ये स्टॉक। तो यहाँ पे काफी एक अच्छी एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 8700 के यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 8250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। बजाज ट्विंस पर इन दिनों नजर है भी, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक्स आते हुए, और अब शिवांगी का भी मानना है कि 8,700 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिलेंगे। इंडेक्स बाजार खुलने के साथ साथ कितनी वॉलिटिलिटी दिखाते हैं इस पर नजर रखनी होगी, लेकिन स्टॉक्स में मौके आपको मिलेंगे लार्जर प्लेयर्स में भी, और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स तो इस वक्त परफॉर्म कर ही रहे हैं। जहां बजाज फाइनेंस की बात चली है शिवांगी, एक बार आपसे श्रीराम फाइनेंस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही जेएम फाइनेंस पर भी, क्योंकि कंपनी को टैक्स रिफंड मिलने वाला है वर्थ 230 करोड़। एक्सचेंजेस पर ये खबर आई है। जेएम फाइनेंस वैसे तो स्टॉक में कोई रिएक्शन है नहीं मेजर, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म प्ले इस स्टॉक की बात भी करी जाती थी कि स्टॉक में निवेश करना चाहिए। हालांकि इन दिनों अब हम देख रहे हैं जेएम फाइनेंस हो चाहे जियो फाइनेंस हो, स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर पाते। श्रीराम फाइनेंस, जेएम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, इन स्टॉक्स पर अगर कोई नजरिया बन रहा है? तीनों नाम में से श्रीराम फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने कल के सेशन में एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप एडिशन देखी है। तो ये काफी अट्रैक्टिव था इन लेवल्स पे, क्योंकि एक प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ कंफर्मेशन भी मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी का। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हल्का सा 590 के आसपास है, तो 590 के ऊपर ये होल्ड करके निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी हम एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। बट ओवरऑल तब तक हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 590 600 के जंक्चर जोन्स तक जाने की पूरी संभावना रहेगी स्टॉक में, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे एक फॉलो अप आए। 570 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, 570 का सपोर्ट मद्देनजर रखते हुए 590-600 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। और ध्यान कीजिएगा कल के सत्र में भी हम देख रहे थे मार्केट में जहां वॉलेटाइल ट्रेंड्स थे, वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था वो श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक था।
किरण जानी भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग किरण, आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ नवरत्न की सूची लेकर शरद दुबे भी जुड़े हैं। आइए उनसे एक बार समझ लेते हैं कि 9 के नवरत्न में आज कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी खबरें हैं, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी जानेंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है सीआईआई ऑटोमोटिव के आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े जो है खराब आए हैं। एबिडा मार्जिन एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है और थोड़ी वन ऑफ एडजस्टमेंट के कारण पैट में जो है पॉजिटिव नंबर्स देखने मिले, बट ओवरऑल नंबर्स कमज़ोर हैं सारे पैरामीटर्स से। CDSL हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा नज़र में। उनके कंपटीटर जो NSDL है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च कर सकते हैं अगले महीने में, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। FMCG कंपनी जैसे कि डाबर, HUL, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। यहाँ पे इंडियन रिफाइनर्स ने जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है पाम ऑयल के उन्होंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि पाम ऑयल की प्राइस में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। दूसरे देशों में जो है शायद इन्हें पाम ऑयल से जो है इम्पोर्ट करना पड़ सकता है। डेल्टा कॉर्प के लिए बड़ी न्यूज़ है। डेल्टा टेक गेमिंग को जो बिकवाली करने वाले हेड डिजिटल वर्क्स में, और टोटली 491 करोड़ रुपीस का जो है इनका टोटल सेल रहेगा। 51% स्टेक की बिकवाली है। सिप्ला में इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। US FDA अप्रूवल आया ब्लड कैंसर ड्रग का, तो ये पॉजिटिव ज़रूर है। हालांकि इनकी जो नवी मुंबई प्लांट है यहाँ पे देखें तो 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आया है। नारायण हृदयालय कोलकाता में जो है फाउंडेशन ले किए हैं 1100 बेड हॉस्पिटल का, और इसमें 900 करोड़ निवेश करने वाले हैं इनके पहले फेज़ में। M&M, टाटा मोटर्स, इन सारे जो 4 व्हीलर EV स्टॉक्स है इन पे जो है नेगेटिव रिएक्शन आज देखने मिल सकता है। इसके 2 रीजंस है। सबसे पहला है कि रिपोर्ट्स आ रही है कि जो कार का जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है वो 110% से घटा के 15% कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि टेस्ला जो है अपना पहला EV शिपमेंट जो भारत में लाएगा, कुछ चंद हज़ार ऑर्डर रहेंगे, वो भी आ सकता है। और जो सेल्स है वो 3rd क्वार्टर कैलेंडर ईयर 25 से शुरू हो सकता है। तो ये जो है एडवर्सली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है अगर हम बात करें M&M, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स के लिए। हमारा 8वां स्टॉक जो है एक्सिस बैंक नज़र पे रहेगा, नोमुरा का। यहाँ पे मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 1230, टॉप पिक है आपका प्राइवेट बैंक स्पेस में। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में एलारा कैपिटल ने जो रिपोर्ट निकाली है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस रखा है 930 रुपीज़ पर शेयर का। कैलकुलेटेड लिस्ट। शरद शुक्रिया 9 के नवरत्न हमें बताने के लिए। नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इक्के दुक्के जो नंबर्स बचे हैं जैसे CIE ऑटोमोटिव के रिजल्ट्स वीक आए, इस पर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा खबरें ढेर सारी है। FMCG कंपनियों के लिए जो खबर आई है, भारतीय रिफाइनर्स ने CPO के ऑर्डर्स रद्द किए हैं, सो FMCG कंपनी पर एक कंसर्न इसका आता हुआ दिख सकता है। वहीं फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के स्टॉक्स और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स आज फोकस में जरूर रहेंगे। किरण जानी हमारे साथ हैं। किरण गुड मॉर्निंग, बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर देख रहे हैं आप? आज के लिए शुरुआती रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग जी बताएं। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी तरफ से 2 स्टॉक्स रहेंगे, दोनों बाई तरफ रहेंगे। नो डाउट अभी जिस तरह का हम ओपनिंग देख रहे हैं प्रोबेबली गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन जो 2 स्टॉक है कल एक अच्छी क्लोजिंग के आसपास क्लोज हुए, उसमें से पहला स्टॉक है स्विगी का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक स्टीप फॉल हमने देखा है। IPO के बाद उसने 600 रुपए के आसपास के हाई बनाए थे, वहां से हमने देखा है कि नीचे 340-350 तक आ चुका है। अब वहां से डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट जो है वो 370-365 के आसपास है, तो उसी रेंज में अगर हमें मिले तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कीजिए। 354 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 1 से 2 दिन में 395 तक के टारगेट हम स्विगी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, जो भी ऑटो एंसिलरीज है या तो फोर्जिंग काउंटर्स है, उसमें काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक और स्टॉक सोना BLW प्रिसिजन है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न है। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 750-760 के आसपास से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, नीचे में 480 के आसपास अगेन यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए कि दिसंबर महीने के बाद फर्स्ट टाइम काउंटर अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम के साथ पैटर्न में ब्रेकआउट, स्टॉक पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो सोना BLW 515-510 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 504 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 545 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे सोना BLW के ऊपर। तो स्विगी एंड सोना BLW हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे आज के। टेकन है सोना BLW, कल भी अच्छा बंद हुआ है और आज भी आपके ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सर। और इस बीच 2 मिनट रह गए मार्केट्स ओपन होने में। जो सिचुएशन है इस समय मार्केट्स की, वो ये कह रहे हैं कि निफ्टी करीब 55 पॉइंट डाउन खुलेगा
और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 200 पॉइंट तक की आपको गिरावट स्टार्टिंग में दिखेगी। दोनों बड़े शेयर रिलायंस और HDFC शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। समझने वाली बात, इसमें सपोर्ट की जो है वो 22,800 की है और इसमें 49,000 की है। दोनों बच जाएं अच्छी बात है, नहीं बचेंगे तो पैनिक और बढ़ेगा। फ्राइडे का सेशन है, फिर ब्लैक फ्राइडे जैसा होगा, नहीं तो फिर गुड फ्राइडे जैसा भी होगा। ना तो मेरे को लगता है ब्लैक होगा, ना ही गुड होगा। जिस तरह से चल रहा मार्केट वो एक नॉर्मल फ्राइडे की तरह निकल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स 15 के जस्ट नीचे कल बंद हुआ है। अगर आज 15 सवा 15 हो भी जाता है तब भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, थोड़ा इंट्राडे क्योंकि मार्केट हल्का है इसलिए स्विंग मारेगा, इससे अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट वीक जो होगा वो डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक होगा। 27 तारीख की एक्सपायरी है, आज का दिन करेंगे, 2 दिन की छुट्टी, फिर 4 दिन का ट्रेड बाकी है। तो अगले हफ्ते, लास्ट टाइम भी आपको एक्सपायरी पे ध्यान होगा, एक छोटा पुल बैक बन गया था, है ना। तो फिर हम बार बार थैंक्स टू एक्सपायरी भी बोल रहे थे। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं हम उसी जॉनर में है, 22,800 वाले में। तो पिछली बार का पुल बैक बना था तो ड्रैग करके हम गए थे। तो नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर रहना। मेरे को नहीं लगता आज कुछ होगा मार्केट के अंदर, बट हाँ नेक्स्ट वीक कुछ हो सकता है। इस उम्मीद के साथ मैं अपने अकाउंट्स को, अपने बैंक अकाउंट्स को, सबको थोड़ा सा चेक करके रखूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो टॉप गेनर्स बन रहे हैं मार्केट के, मैं वो भी एक बार ज़रा जल्दी से आपको बता देता हूँ। उसका तो खैर बाज़ार खुल ही जाएगा कामकाज करने के लिए। आज सिप्ला के अंदर आपको शुरुआती बढ़त अच्छी मिलेगी, साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस बढ़त के साथ खुलेगा। सन फार्मा, नेस्ले, ब्रिटानिया, इसमें जो मैंने जिन भी शेयर्स के नाम लिए, सिप्ला, अडानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, नेस्ले, ब्रिटानिया, ना तो कोई मार्केट के वेटेज वाला शेयर है, ना ही जिनके बीटाज हाई हैं वो वाला शेयर है, यानी कि एग्रेशन वाले शेयर्स हैं। ये सब डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाले शेयर्स हैं जिनका नेचर थोड़ा डिफेंसिव रहने का है। तो एक और साइन है जिससे पता लग रहा है कि मार्केट्स में आज कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। एक और चीज़ चलते हैं, चेक करते हैं गिरावट वाले शेयर्स को। तो बड़े शेयरों में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहाँ पे 1% से ज़्यादा की गिरावट हो। बजाज ऑटो, M&M, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब में गिरावट 1% से कम की है। ना तो बढ़ने वाला कोई 1%, ना ही गिरने वाला कोई 1% टॉप 50 काउंटर्स में आपको दिखेगा। ये बात साफ है कि मार्केट्स के अंदर टकराव होगा और आज साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है, क्योंकि हम गैप डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए पहले उसी को भरने में सारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, उसको बचाने में एनर्जी वेस्ट हो सकती है, जो 22,800 और 49,000 है। बेल बजी, मार्केट में कामकाज शुरू हुआ, पहला टिक आया, निफ्टी इस समय 43 पॉइंट नीचे, 66 पॉइंट का पूरा कुशन बाकी है अभी इसके पास, और दूसरा निफ्टी बैंक के पास 49,300 तो देखो ओपनिंग में ही चला गया था, लेकिन 49,000 का सपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, जिसको करीब ये 165 पॉइंट से अभी भी बचा रहा है। इंडिया विक्स के अंदर जो स्लाइटली बढ़त हुई है वो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है, वो सिर्फ 1 से 1.5% और 15 का भी विक्स अभी तक नहीं पहुंचा है। दिखाइए बड़े शेयर, पहले 5-6 बड़े शेयर्स दिखा दीजिए, फिर हम आते हैं दूसरी जगहों पर। पहले दिखाइएगा आप जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, ये 4 रुपये नीचे है। अच्छी बात यह है कि 1200, 1210, 15 का एक बेस बना हुआ है। बुरी बात यह है कि बेस तो बन गया, चल नहीं रहा, 1265 तक आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं। HDFC 1700 का साथ छोड़ा, आज भी कोई जल्दबाजी नहीं है 1700 को पाने में या इसके ऊपर टिकाने में, तो इसके लिए इसका वेट करना। ये 1685 चल रहा है, 15 रुपये ठीक होने पर ही सोचना शुरू करना, नहीं तो रुक जाना। दोनों शेयर लाल निशान में है, बट ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। TCS, इन्फोसिस दिखा दो, HUL और L&T दिखा दो। TCS के अंदर हरा निशान आपको दिख रहा होगा 3 से 4% की, 4 रुपये की तेज़ी का, और इन्फोसिस भी कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट के साथ नहीं है। HUL के अंदर करीब 7 रुपये की मामूली सी गिरावट है, 2200 का शेयर है ये। और एक L&T और दिखा दो लास्ट में, कैपिटल गुड्स का L&T, उस शेयर को आप जरा और नोटिस कर लेना। इसके अलावा ज़्यादातर शेयर्स आपको दिखेंगे प्लस माइनस करते हुए मार्केट को साइडवेज कर रहे हैं। 22,800 को शुरुआत में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा मार्केट तोड़ने की, ये अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने पूरा हफ्ता निकाल दिया कि 22,800 को ही नहीं ब्रेक कर पाया। लेकिन बुरी बात यह है कि पूरा हफ्ता निकल गया, मार्केट से 23,000 ही नहीं पाए गए, उसके ऊपर तो क्या पाएगा, पहले 23,000 तो दिखाते। कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, हमने कल भी डाटा चेक किया, 90,000 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसी कॉल राइटिंग हुई है जो कि 23,000 की कॉल है। इसलिए 23,000 की इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है, क्योंकि इसके पार होते ही 200 पॉइंट तो कवरिंग के नाम पे मिलेंगे। एडवांस डिक्लाइन 1400 शेयरों का है,
500 शेयर डिक्लाइंस के अंदर हैं। साफ समझ में आ रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ बॉटम फिशिंग हुई है और अब वो बेस बन गए। कल जब गौतम शाह हमारे साथ थे, उन्होंने एक बहुत बारीक बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप टोटल एनएससी के शेयर्स लोगे तो उसमें से एवरेज 37% तक 37% शेयर्स कुछ ऐसे थे जिनमें गिरावट दर्ज हुई है और अपने वो डेमा के नीचे पहुंचे हुए थे। उसमें मिड कैप में तो बेरिश ट्रेंड हो गया, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। वो बाइट भी हम आपको वापस से सुनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कल उन्होंने बताई है मार्केट्स के फैक्चुअल डाटा के रिगार्डिंग। ठीक, तो मेरे को लगता नहीं कि मार्केट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में अब वापस से एक शॉर्ट का बहुत तेज़ करेक्शन आएगा, बल्कि ये छोटा मोटा जो ओपनिंग का डिप मिल रहा है ना, वो बढ़िया होगा। और कल भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप को हर निशान में बढ़िया बंद होते हुए देख के गए हैं। आज भी आप देखो 0.5% ऊपर है और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी आप। बट एनी हाउ विक्स डाउन है, तो इसलिए छोटे मझोले शेयर्स में लोगों का इंटरेस्ट भी जागता है, क्योंकि बड़ी करेक्शन देखते हैं ना, 60% शेयर 70% शेयरों को टूटा हुआ देखेंगे तो किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है कि अच्छा ये ठीक है, यहाँ तो प्लस कर ही लेते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा नोटिस किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर आज और शेयर्स जो मैं निफ्टी से इतर वाले शेयर्स हैं जरा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। उनमें आज बंधन बैंक 3% दिखाते जाना प्रोड्यूसर साहब। हाँ, बंधन बैंक 3%, JSW इंफ्रा 2.5%, JSW एनर्जी करीब 2.5%, APL अपोलो करीब 3%। ये कुछ एक शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं। KPIT टेक के अंदर आज गिरावट 1.5% की, M&M भी टूटा है करीब 1.5% के आसपास। और शेयरों में ITI 5% ऊपर आ गया। ठीक, और इसके अलावा किर्लोस्कर इंजीनियरिंग इससे नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, वो भी करीब 5% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है। विक्स बढ़ा हुआ नहीं था ज़्यादा, तो मार्केट ने जो शुरुआती झटका उसको एब्जॉर्ब करने के मन बना लिया। 49,000 को ब्रेक नहीं किया और उसके अब 250 पॉइंट हम ऊपर हैं, तो 250 पॉइंट करेक्ट होने पर ही अब सपोर्ट ब्रेक होने का टेंशन होगा, तनाव होगा। और सेम विद निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है अपने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट से, तो 100 पॉइंट और टूटने पर ही तनाव होगा। तब तक बाजार पूरी तरह से स्टिल इन द रेंज है। आज के ओपनिंग को पहले ही 5 मिनट में एब्जॉर्ब करके मार्केट ने दिखा दिया। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। मैं फिर से बता देता हूँ, बाजार नीचे जाना नहीं चाहता, बड़ी मेहनत से इस लेवल को बचाया है, लेकिन ऊपर आने के लिए फोर्स नहीं है। तो नीचे जा नहीं सकता, ऊपर आ नहीं सकता, फंस से गए हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो कल भी कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा था मार्केट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मौका देख के ही ट्रेड कीजिएगा ऑप्शंस वालों को। और वैसे तो मार्केट स्टिल इन द रेंज है। जो भी काम करना अब आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में करना, नहीं तो इस मंथ से नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर का कॉस्ट का खर्चा भी जिम्मे आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी आप ट्रेड लें वो अब मार्च कॉन्ट्रैक्ट में लेना। 21 तारीख हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर आप फेब कॉन्ट्रैक्ट्स ना ट्रेड करना। ये हीट मैप वगैरह सब आ गए हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड लेके आएंगे। तो 22,900 के ऊपर है निफ्टी, हल्की से गेंस में आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी वहां पर अभी बाकी है, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेहतर आपको दिखेगा। चुनिंदा बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो आईसीसी बैंक में प्रेशर है, और इसके अलावा आईटी में थोड़ा थोड़ा हम प्रेशर देख रहे हैं। इन्फोसिस में आपको कमजोरी दिखेगी। अदरवाइज मेटल में और पीएसयूज में, एनबीएफसीज में आज माहौल ठीक दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस फिर से आज लीड कर रहा है करीब 2% के गेंस के साथ। फटाफट ये जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को कहां पर ट्रेड के मौके दिखे हैं, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। शिवांगी, आपसे स्टार्ट करेंगे। बताइए कहां पर आपको मौका दिखा है बाजार में, क्या ट्रेड करें अभी? जी अभिषेक, सबसे पहले मेरे रडार पे है आज इंडिगो। ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा यहाँ पे फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग साइड में ऐड हो रही है। पीसीआर जो है वो आज इम्प्रूव होते हुए दिखा है, और इसका जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन्स था 4500 का, वो स्टॉक अब सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। काफी ब्यूटीफुली यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि रेजिलेंट था ये स्टॉक पूरे इस 2-3 हफ्तों में। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आते हुए नजर आएगा। ट्रैवल टूरिज्म पैक काफी पॉजिटिव है। आप होटल्स की बात करो या फिर ये ट्रैवल कंपनीज की बात करो, तो यहाँ पे एक अच्छा टेलविंड भी है।
4700 के टारगेट्स इंडिगो में नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 4440 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 4440 4440 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी है इंटरग्लोब एविएशन, इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। किरण जी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, आपके हिसाब से ट्रेड कहां बन रहा है? जो हमने कॉल दिए थे वो तो चल ही रहे अच्छे से, लेकिन आप फाइनेंस सेक्टर के अंदर देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड। आप देख रहे हो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला है। 590 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आता है 585 के आसपास या 590 के आसपास भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 578 का रखना है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर 578 इंट्राडे में टच नहीं करता है तो चांसेस आर वेरी गुड कि हम 610 615 तक के टारगेट श्रीराम फाइनेंस में देख सकते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस लुक वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस। दूसरा फाइनेंस के अंदर से ये चोला इन्वेस्टमेंट। चोला इन्वेस्टमेंट का अगर आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हो कि 1400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे हमने देखा था कि 1300 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि 1400 से लेके 1340 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। अब वापस 1400 के आसपास ये स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है चोला फाइनेंस। नीचे में आप 1380 1370 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर में 1500 से जाने की गुंजाइश सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे लेकिन थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रख के चोला फाइनेंस में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जो लेवल बता रहे हैं किरण जी, आप देखिए नहीं ये चोला इन्वेस्टमेंट का लेकर है, ये 1370 1380 पर सपोर्ट है और 1500 रुपए तक जाने की क्षमता है शेयर में। तो रिस्क रेशियो के लिहाज से आकर्षक। और दूसरा शेयर श्रीराम फाइनेंस भी उन्होंने सुझाया है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है 2% के आसपास की। कल हमारे साथ गौतम शाह जुड़े थे और उनसे हमने पूछा था कि अगर आपको निवेश करना हो या फिर आपको कोई पोजिशनल बेसिस पर कुछ बाजार में सोचना हो तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने 40% के आसपास का वेटेज दिया था। एक काम करते हैं शिवांगी और किरण जी, आप कुछ और ट्रेड जरा खोजिए, एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं कि गौतम शाह ने क्या कहा था, उसके बाद फटाफट कुछ और शेयरों पर नजर डालेंगे। देखिए, पिछली बार हमने कहा था कि 22,800 23,000 का जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज। और पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा होगा कैसे मार्केट बार बार इस जोन के पास जाता है और वहां पर सपोर्ट फाइंड कर लेता है। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि 22,800 के आसपास इतनी अच्छी डिमांड बार बार आ रही है। बट आई थिंक अभी के मार्केट को देख के यही लग रहा है कि एक बॉटमिंग प्रोसेस है। मेरा मानना है कि ये जो 22,800 का जो एरिया है एक बार के लिए सेफ रहना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल स्टडीज है वो काफी ओवरसोल्ड है। और पिछले 2 दिनों में जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 और मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स, वो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स टेस्ट कर चुके हैं। और जिस तरह की ओवरसोल्ड रीडिंग है, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं। पूरे एनएससी में अगर आप एवरेज डिक्लाइन देखें स्टॉक्स का तो वो 37% का है। तो एक बहुत बड़ी सी बेयर मार्केट ऑलरेडी 4 साढ़े 4 महीनों में प्ले आउट हो चुकी है। वही अगर आप निफ्टी को देखें तो सिर्फ 13% का डिक्लाइन है, क्योंकि निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स है वो अभी काफी स्ट्रांग है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो टॉप 100 में तो एक करेक्शन है और बाकी के स्टॉक्स में एक बेयर मार्केट प्ले आउट हुआ है, विच आई थिंक इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, क्योंकि लास्ट 2 साल में जिस तरह की मैडनेस थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और एसएमई में, ऐसा एक रिवर्स 22,800 बचना चाहिए, वो बच रहा है। आज भी देखिए लोअर लेवल से करीब 70 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई। 22,861 से 22,920 के आसपास के स्तर देख रहे हैं। 22,900 के ऊपर की हमने पिछले 4-5 सत्र में क्लोजिंग देखी है, ये तो बाजार की हकीकत है। लेकिन अगर आप वायदा के शेयरों को देखेंगे ना तो कुछ शेयरों में ऐसा है कि जो कमजोर रहे हैं लेकिन फॉलो बाइंग आ रही है। आपके एआई इंडस्ट्रीज को देखिए, करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। एपीएल अपोलो में हमने परसों भी तेजी देखी, कल भी तेजी देखी, आज भी तेजी ठीक ठाक हो रही है। 3.5% के आसपास के मूव्स आपको दिखेंगे। शिवांगी, कोई और शेयर आपको एफएनओ स्पेस में कोई आपके रडार पर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम आज कुछ आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बट मेरी नजर यहाँ पे आरबीएल बैंक पे है। छोटे मझोले बैंकिंग स्पेस अब बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और आरबीएल बैंक अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को पूरी तरह से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। जिस तरह से हमने देखा है कि बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी एक्शन यहाँ बनते हुए दिखेगी। 168 के टारगेट्स नेक्स्ट आरबीएल बैंक में बनते हुए दिख रहे हैं 160 के एक सपोर्ट के साथ।
के सपोर्ट के साथ आरबीएल बैंक को खरीदने की सलाह है और पिछले एक महीने में हमने 2 बार देखा है कि 150 रुपए तक ये शेयर फिसला और वहां से रिबाउंड आरबीएल बैंक ने दिया है। आज भी 1.5% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। पेटीएम का शेयर लेकर आइए। आज हम तीसरे सत्र में पेटीएम के शेयर में तेजी देख रहे हैं। 700 रुपए, 725 रुपए के आसपास ये गया था और वहां से चढ़ के शेयर फिर से आ गया है 850 रुपए के आसपास। पेटीएम, किरण, आप बताइए, क्या इसमें कोई ट्रेड का मौका आपके हिसाब से है? तो हमने देखा था कि 500 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में 1050 तक की हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और वहां से आप पूरा रिट्रेसमेंट प्रोसेस करोगे तो 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट 700 के आसपास आ रहा था। वहीं से स्टॉक में एक वापस अपस्विंग चालू हुआ है। आपने जैसे बताया 3 दिन से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। स्टॉक वापस अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और एक बुलिश एंगल भी कैंडलस्टिक पैटर्न 38% के आसपास बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि जो लो बना है 700 के आसपास वही स्टॉप लॉस है, हम वही सजेस्ट कर रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 550 तक तो एक्यूमुलेट कीजिए, 700 का स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे हम 840 850 के क्लस्टर रेजिस्टेंस के आसपास टारगेट देख रहे हैं और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होते हैं वापस ये स्टॉक 950 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 700। ठीक है, अब पेटीएम को लेकर ये व्यू। शिवांगी, हम मेटल शेयरों में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सत्र से मूव्स आ रहे हैं। कल भी हमने देखा मेटल माइनिंग में बाइंग हो रही थी, आज भी बाइंग हो रही है। हिंडाल्को में तेजी है, टाटा स्टील में तेजी है, कोल इंडिया में हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड अगर किसी को लेना हो तो बेहतर मौके कहां पर होंगे आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, मेटल स्पेस में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाम मेरे नज़र पे है वो है JSW स्टील, जो कि पिछले 30 दिनों से कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट करा है डेली फ्रेम में और यहाँ पे हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखा है कि लगातार स्टॉक जो है बहुत ही अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली इसमें हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक अच्छी रिटर्न देखी है। तो काफी एक आउट परफॉर्मर है और पोर्टफोलियो में मस्ट हैव्स भी है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए भी। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। इमीडिएटली 1020 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 970 के एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। राइट, JSW स्टील पर इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन इस बीच बाजार की शुरुआत हमने देखा बिकवाली का दबाव के साथ ही होती हुई। एक रेंज में सेशन, बैंक निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही कामकाज। मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती के साइंस ज़रूर देखने को मिले और कह सकते हैं कि बेंचमार्क से लगातार ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि ब्रॉडर मार्केट्स जो है परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल्स पर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है। टॉप सेक्टोरल गेनर इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर ही नजर आएगा। ऑटोमोबाइल स्पेस में बिकवाली का दबाव है। स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मौके और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इस वक्त पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ देखने को मिला है। बाजार खुलने से ठीक पहले श्रीराम फाइनेंस का जिक्र हमने किया था, उस पर शिवांगी ने अपनी राय दी थी, उसके बाद किरण जानी जी ने भी अपनी राय दी और बाजार खुलने के साथ साथ श्रीराम फाइनेंस में पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज एंसलरी जिसका जिक्र हमने बाजार खुलने से पहले किया था, एक्सचेंज एंसलरी में आज भी अच्छा खासा एक्शन। BSE लिमिटेड, कैम, CDSL, MCX, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। चोला इन्वेस्ट, श्रीराम फाइनेंस, इंडिको जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा है। इसके ठीक साथ साथ मेटल, एनर्जी, PSU, बैंक, मिड सेलेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्पेसेस हैं। ऑन द फ्लिप साइड IT लगातार दूसरा सेशन है जबकि ये बैक सीट पर है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, FMCG, ऑटो और फार्मा में हम देख रहे हैं कमजोरी का दबाव इस वक्त क्लियरली देखने को मिला है। शिवांगी, इंडिगो पर आपने अपनी राय दी, होटल स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए और इंडियन होटल्स शुरुआत काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिली और इस वक्त भी हम देख रहे हैं शुरुआती गेंस जो हैं इंटैक्ट हैं। 774 के लेवल्स पे स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, इंडिको की जिक्र करते वक्त भी मैंने यही जिक्र किया था कि ट्रैवल और टूरिज्म पैक्ट भी काफी पॉजिटिव है और जिनमें होटल्स और एविएशन स्टॉक्स जो है वो इंक्लूडेड है। इंडियन होटल लगातार पिछले 4 दिनों के एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है, पर इसमें मोमेंटम जो है वो बनते हुए दिखेगा अगर ये 780 को क्रॉस करते हुए नजर आता है, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल है डेली फ्रेम में। तो यहाँ पे वीकली बेसिस में हमने अभी भी नेगेशन नहीं देखा है, एक अच्छी पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रही है लोअर लेवल से।
बट 780 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्रॉस करके होल्ड करता है तब हम इसको जरूर बाइंग इंटरेस्ट में रखें 820 तक के टारगेट्स के लिए। पर यहाँ पे एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा 765 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें एज अ इम्पोर्टेंट बेस। इंडियन होटल्स पर हमें मिलती हुई एपीएल अपोलो ट्यूब्स यूबीएस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 2000 के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। खरीदारी अगर है उसे बरकरार रखने की राय इस रिपोर्ट में दी गई है। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बास्केट जो है उसके प्राइसेस बढ़ाए हैं, पर्टिकुलरली लार्जर डायमीटर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अगर स्टेबल एनवायरनमेंट रहा तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूड दिखेगी। 3% की तेजी आई थिंक इस स्टॉक का जिक्र आप कर रहे थे, टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? एपीएल अपोलो की अगर हम बात करें तो जिस तरह से रिकवरी हमने देखी है कि 1280 1290 के लेवल के आसपास के बॉटम बने 3 ही दिन में जो स्टॉक 1280 1270 के आसपास था वो 1500 के आसपास रह चुका है। अब करंट मार्केट प्राइस से आप देखोगे तो 1500 के आसपास उसको 50 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं फेस हो रहा है, तो चांसेस है थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में आप बाई कीजिए। नीचे में 1490 1480 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कोई भी डिप आता है तो वहां लॉन्ग कीजिए। जिनके पास ये स्टॉक है उनको 1460 का एक स्टॉप लॉस रखना है, और अगर गिरावट में भी आप खरीदते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1460 रहेगा। जब तक 1460 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें लॉन्ग करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वापस ऊपर में 1640 1650 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, खरीदारी के मौके बन रहे हो, अगर पोजीशंस हैं उसे तो बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। एपीएल अपोलो पर ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसके चलते ये फोकस रेडार पर है। 1650 के टारगेट्स, यहाँ पर 1460 का स्टॉप लॉस, 1521 के लेवल्स पर ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इंडियन होटल्स जिसका जिक्र अभी हमने किया, इस पर रिविजिट करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 856 के टारगेट्स ये बता रहे ओवरवेट की रेटिंग है। मुंबई के मार्केट में अच्छी मजबूती के साइंस हैं और जनवरी में मुंबई और दिल्ली में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये मानना है इस रिपोर्ट का। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का भी दम है और ये बूस्ट भी है जो कि इंडियन होटल्स के चार्ट्स पर इस वक्त रिफ्लेक्ट करता हुआ ये सपोर्ट भी मिल रहा है। ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर एक नज़र होनी चाहिए। एमआरपीएल का स्टॉक भले ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है शुरुआती मजबूती के बाद, लेकिन चेन्नई पेट्रो में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है। शिवांगी, कोई राय एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो के स्टॉक्स पर? बात करें तो काफी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, बट पिछले आप ऐसा समझो लगभग 6 महीनों से कंसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर बॉटम बना रहा है, तो थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स आज डेली फ्रेम में एक पुल बैक मूव देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से, बट हमें ये देखना होगा कि ये कितना सस्टेन कर रहा है। 525 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है, जो कि एक प्रीवियस वीक का हाई भी था, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन ट्रेड लेंगे इस पुल बैक मूव का। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें इन लेवल्स पे, क्योंकि काफी बीटन डाउन हो चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक। वेट एंड वॉच की राय इस वक्त ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स में पर्टिकुलर चेन्नई पेट्रो पर मिलती हुई मजबूती के साइंस है, लेकिन इस वक्त सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना है, इस पर ये राय बनती हुई। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर किरण जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि एनटीपीसी ग्रीन के लिए चार्ट स्ट्रक्चर्स और डेटा स्ट्रक्चर्स कम हो सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन, अडानी ग्रीन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिएगा। एनटीपीसी ग्रीन आज मजबूती है बिकॉज एक खबर भी है, कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है भारत लाइट एंड पावर के साथ ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपका टेक, एनटीपीसी ग्रीन या फिर अडानी ग्रीन? थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। रीजन बिंग उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था 880 890 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल साइन हमें दिख नहीं रहे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। तो जिनके पास है वो नीचे में 850 840 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी के लिए मेरा थोड़ा वेट एंड व्यू स्टांस रहेगा। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे एक बार के लिए हम बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टीप चैनल है, तो आप देख सकते हो कि फॉलिंग वेज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 4 दिन के हाइस के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक 106 105 के ऊपर सस्टेन है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 100 रुपीज का मेंटेन कीजिए, अगर 100 रुपीज ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में वापस 122 125 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन एक बार के लिए 100 रुपीज के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं।
£100 का स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है एनटीपीसी ग्रीन पर। 10:10 पर देवीना मेहरा जी हमारे साथ होंगी, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन। विस्तार से उनसे बातचीत होगी, बाजार पर उनका आउटलुक और इन सेंटिमेंट्स फिलहाल मार्केट की सिनेरियोज को देखते हुए मार्केट को किस तरह से समझ रही हैं और आपके लिए क्या कुछ राय लेकर आएंगी, सब कुछ 10:10 पर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, इस पर एक नजर होनी चाहिए। चार्ट्स को पुल अप कीजिए। इरेडा के 7% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। शिवांगी, ये एक्चुअली एफएनओ सेगमेंट में कल ही खबर आई थी 28 फरवरी से जो एंटर करने वाले हैं इस लिस्ट में है, और इसके अलावा एक और स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजीज, इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज दोनों थे। इरेडा में हम देख रहे हैं 7% की तेजी है आज के सत्र में। टाटा टेक्नोलॉजीज के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, हालांकि वहां पर कोई खास मूवमेंट नहीं है। इरेडा की इस मजबूती पर आपकी राय? टाटा टेक्नोलॉजीज भी हमने देखा है कि एक मंथ ऑन मंथ बेसिस में एक काफी गिरावट देखने को मिली है, और इरेडा का भी सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम वीकली बेसिस पे इसका एनालिसिस करें तो लगातार पिछले 30 हफ्तों से हमने देखा है कि इसमें प्रेशर जो है वो बना हुआ है। एक कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को ये सरपास नहीं कर पाया है अभी भी। ऑफ कोर्स एक बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया है यहाँ पे 155 के आसपास, तो ये यहाँ से मेजर पेन पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, बट अपसाइड हालांकि फिर भी थोड़ा कैप नजर आ रहा है। हम इसको रडार पे रख सकते हैं, बट 190 के आसपास जो है ये स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। इमीडिएट बेसिस 190 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रेडार पर जरूर रखा जाए, इस वक्त काफी चल गया है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखे जा सकती हैं। इंफ्रा, रोड एंड कंस्ट्रक्शन स्पेस पर किरण जी एक राय। आईआरबी इंफ्रा के चार्ट्स दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करते हुए करीब 3% की तेजी दिखा रहे हैं। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी पर भी नजर होनी चाहिए। 2% की तेजी 197 के लेवल्स पर एट डे हाई ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। सो एनसीसी और अगर आईआरबी हम दोनों की बात करें तो आईआरबी हमने देखा था कि पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास से एक ब्रेकआउट आया था। आई मीन 49.50 के आसपास से ब्रेकआउट आया, स्टॉक 70 तक गया, वापस वहां से 49 को रिटेस्ट करके ऊपर में 78 तक के हाइस बनाए थे। अब लगातार 2 बार स्टॉक 49 के नीचे गया है, वापस 49 के ऊपर सस्टेन कर रहा है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो एक बार के लिए यहाँ आईआरबी के ऊपर हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 45। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, परसेंटेज वाइज भी आप देखोगे तो 10% का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, अगर 45 का लेवल होल्ड हो जाता है तो इसकी जो 2 डेज मूविंग एवरेज है 59, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। साथ ही साथ बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी हमें आईआरबी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए आईआरबी करंट मार्केट पर विद स्टॉप लॉस ऑफ 45। उसके सामने आप एनसीसी की बात करो तो एनसीसी में भी इंट्राडे चार्ट के ऊपर यानी कि आवरली या तो 30 मिनट चार्ट देखोगे तो वहां पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप एनसीसी भी लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन किसी को एनसीसी और आईआरबी के बीच में अगर प्रेफरेंस बनाना है तो आईआरबी वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। अगर आज आप मार्केट्स में देखेंगे तो कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जलवा बहुत ज़्यादा हो, जिसे कहे कि हाँ ये सेक्टर ऑफ द डे है। अगर आप टॉप गेनर्स शेयर्स भी चेक करेंगे, जैसे कि LTTS है, पूना वाला फिनकॉर्प, IRB आ गया, फिर एक मेटल्स का कॉपर आ गया, फिर एक मिड कैप बैंकिंग RBL आ गया, NHPC आ गया, सरकारी में SJVN आ गया। तो इस तरह की कुछ एक कंपनीज हैं जहाँ पे आपको परसेंटेज में थोड़ा दम दिख रहा है ना। और ये कहीं भी एक सेक्टर को यहाँ नहीं बता रहा। एक और शेयर है KEI इंडस्ट्रीज़, उसका वॉल्यूम आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आज डेलिबरेटली ख़रीदा जा रहा है, ऐसा साफ समझ में आ रहा है। और ये शेयर कल भी हमने आपको नोटिस करवाया था KEI इंडस्ट्रीज़, आज भी आप देखो डेज हाई पे इस समय खड़ा है और वॉल्यूम बैक्ड है। शिवांगी, ये बना रहेगा और इसका टारगेट क्या रखें कल परसों तरसों तक के? जी, अगर KEI का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो लगातार यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक हुई है पिछले 2 दिनों में, और 3 दिनों से एक बाइंग इंटरेस्ट भी अच्छी यहाँ पे एक इमर्ज होते हुए दिख रही है। इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 4050 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। 4000 क्रॉस करते हैं यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेंगे, बट 4050 इज द नेक्स्ट लेवल। 3850 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें, और स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें क्योंकि ये स्टॉक जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहता है।
थोड़े स्विंग्स रहते हैं इसमें, तो ज़रूर अपना जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है उसको होल्ड करते हुए आगे बढ़े। पॉइंट टेकन है आपका। देखते देखते मार्केट करीब 50 पॉइंट नीचे आ गया है और ये 50 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट्स को वापस से 22,800 को टेस्ट करने के लिए धकेल रहा है ये। देखते हैं क्या होता है। 49,000 भी बचा हुआ अभी तक तो बैंक निफ्टी का, लेकिन हाँ एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन इतना तो हमने ओपनिंग में भी नहीं देखा था जितना अभी हम देख पा रहे हैं गिरावट को। यानी कि बाज़ार खुलने के बाद जो पुल बैक है वो फेल हो रहे हैं। ये कई दिनों का दौर है, ये नया नहीं है, ये तो कई दिन से आप देख पा रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग किसी वजह से हो भी जाते हैं ना आप, तो आप टिका ही नहीं पाते अपने आप को। चलो उस दिन भी टिका दोगे तो नेक्स्ट डे नहीं चला पाते अपने आप को, ये एक प्रॉब्लम है। किरण जानी एक शेयर जरा आप चेक करना, मेरे पास कुछ लॉन्ग के शेयर्स हैं, उसमें पूना वाला फिनकॉप भी है, छोड़ दो इसको मत देखना आप। मैं एक शेयर आपको बताता हूँ, NHPC और SJVN दोनों के अंदर डिलीवरी लेके छोड़ दें क्या? NHPC SJVN दोनों सरकारी कंपनीज हैं। बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो NHPC डेफिनेटली एक बार के लिए आप लॉन्ग सोच सकते हो। साथ ही साथ 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ रहा है, लेकिन लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं 72 वाला स्टॉक 81 आ चुका है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो 80 से लेके 71 की रेंज में आप बाई कीजिए। 78 के नीचे का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 78 के नीचे नहीं जाता स्टॉक, तो ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट के हिसाब से डेफिनेटली ऊपर में 92 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, इस बीच विशाली पारिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। तो विशाली बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने मार्केट्स में क्या रीड किया है? मार्केट स्टिल इन द रेंज, टाइट रेंज है, फ्राइडे का सेशन है, आपकी रीडिंग्स क्या है मार्केट की मैम? वेरी गुड मॉर्निंग। सो फार हम ऐसे ही बोल रहे हैं दैट यस मार्केट कंटिन्यूज टू शो साइडवेज मूव। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं 750 है, तो मेरा मानना है 22,300 लेवल्स तक हम जा सकते हैं। एंड टू सपोर्ट दिस व्यू आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी आज दोबारा सेलिंग, IT इंडेक्स इज अंडर प्रेशर, HDFC बैंक इज अंडर सेलिंग प्रेशर। सो लार्ज कैप जो हम देख रहे हैं इसमें काफी तनाव आ रहा है। तो आई थिंक आज के रीडिंग से लगता है दैट हम लेवल्स तोड़ सकते हैं। ओके सो चलिए ये एक राय इस वक्त वैशाली जी की तरफ से फिलहाल मिलती हुई, जहां हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक्शन। इस बीच पूनावाला फिनकॉर्प पर भी एक नज़र होनी चाहिए। करीब 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ साथ MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी 1.25% की तेज़ी के साथ मिड कैप में गेंस दिखाते हुए, इरेडा जिसका हमने जिक्र किया और साथ ही APL अपोलो भी है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रहे हैं। वैशाली जी, पूनावाला, फिनकॉर्प, MFSL इन स्टॉक्स पर या मिड कैप में पर्टिकुलरली, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई राय रहेगी? सो आई वुड से एक्चुअली काफी करेक्ट हो चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप, तो एक बाउंस बैक आने की संभावना जरूर हो सकती है। तो टू टॉक स्टॉक स्पेसिफिक, पूनावाला में हम देख रहे हैं फिलहाल 280 का एक सपोर्ट बना है और ओवरसोल्ड में भी है, तो एक 300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फर्दर रन अप आ सकता है। सो फिलहाल मैं कहूंगी कि ये बाउंस बैक ही है। और इरडा की बात करें तो एक्चुअली ये स्टॉक हमने 170 लेवल से ये हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। आज की कैंडल जो दिख रही है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रही है। सो मैं कहूंगी 170 का एक अभी नियर टर्म सपोर्ट बनेगा और अगर हम ये 190 लेवल्स को क्रॉस करते हैं तो 210 को वी कैन मीट द टारगेट्स। ओके सो इरेडा पर मैम का भी कन्विक्शन हमें मिल गया और इस स्टॉक का जिक्र हमने डिटेल में आगे भी किया था। स्टॉक में अच्छी मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं और न्यूज़ फ्लोज भी हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक, 7% की तेज़ी। एक और स्टॉक है JSW इंफ्रा, इस स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। आज के सत्र में स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। मार्केट का टेक्सचर जिस तरह का है, वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव है, इस बीच स्टॉक्स को पॉजिटिवली रिएक्ट करने के लिए कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स चाहिए। या तो खबर चाहिए, या तो अच्छे नतीजे चाहिए, या फिर ब्रोकरेज का भरोसा चाहिए। JSW इंफ्रा इस स्टॉक की मजबूती के पीछे कारण क्या है बताने के लिए जिन्हें हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें बताइए।
बिल्कुल JSW इंफ्रा में आज हमें तेजी नजर आ रही है, करीब 5% का उछाल नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 330 रुपये का। ओवरऑल उनका मानना है कि कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है। कंपनी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी डेवलप करी है पोर्ट कर्नाटका में, वही उसके साथ JNPA के साथ उन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है 2 लिक्विड बर्थ बनाने के लिए। इसके अलावा जोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी नज़र आ रही है। जो UAE में उनका पोर्ट ऑफ फुरुजिया है वहाँ पर भी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है बल्क कार्गो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा एक एग्रीमेंट के अलावा जो मोतीलाल ओसवाल को लगता है ड्राइव करेगा कंपनी का अर्निंग्स, वो है कैपेसिटी रैंप अप जो हमें नज़र आ रहा है, और जो थर्ड पार्टी शेयर इंक्रीज होता हुआ जो नज़र आएगा वो कंपनी का ग्रोथ आगे लीड करेगा उनको नज़र आ रहा है। इसीलिए वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है उनका करीब 14% CAGR से वॉल्यूम ग्रो करेगा। वहीं रेवेन्यूज़ की बात करें तो उनका मानना है कि 22% से हमें रेवेन्यू CAGR भी देखने मिलेगा आने वाले 3 फिस्कल ईयर्स में। ठीक है, JSW इंफ्रा में ये तेजी 5% के आसपास की, ब्रोकरेज भी बुलिश होते हुए इस पर दिख रहे हैं। शुक्रिया जिन्हें इस पूरी की पूरी जानकारी के लिए। थोड़ी देर पहले शिवांगी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि RBL बैंक उनको ठीक लग रहा है और हमने देखा भी है कि 150 रुपये के भाव से सपोर्ट लेके शेयर ये ऊपर गया है। RBL बैंक से हम अक्सर बंधन बैंक की भी तुलना करते हैं और अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना तो तुलना आप कर सकते हैं, लगभग सिमिलर चार्ट दिखाई देंगे। वैशाली जी, बंधन में आपको लगता है कि ये मूव सस्टेन करेंगे, क्योंकि हमने 7 दिन की लगातार गिरावट देखी, उसके बाद तेजी की हैट्रिक लगी है, 3 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है, स्ट्रेंथ इसमें है या फिर फंस जाएंगे? वेरी हार्ड टू टेल, बट 145 का एक रेजिस्टेंस है। सो 145 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो इसको एक जिन्होंने लिया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज इट्स टू अर्ली, अभी तो सिर्फ एक बाउंस बैक है, हो सकता है 130 लेवल्स को रीटेस्ट भी कर सके। सो 145 इज अ लेवल टू वॉच। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 145 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर सस्टेन करता है तो मे बी फर्दर रन अप आ सकता है। ठीक है, बंधन बैंक पे शर्तें लागू हैं, ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिएगा। आज हम देख रहे हैं कि M&M में गिरावट है। कल तेजी दिखी थी, अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्यूरिल के साथ इन्होंने करार टाई अप किया था, उसके चलते तेजी आई थी, बट वो सारी की सारी जो तेजी है वो रिवर्स होगी, ना सिर्फ रिवर्स हुई बल्कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई, 3% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। और देखिए ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार EV के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है उसको 110% से घटाकर 15% कर सकती है। हालांकि कुछ निवेश को लेकर शर्तें होंगी, टर्नओवर की शर्तें होंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ फाइनल कुछ आया नहीं है, बट ये खबरें चल रही हैं। तो जो कंपनीज EV वाले स्पेस में हैं, आप देखेंगे कल मारुति ने भी अपने EV के प्लान को थोड़ा सा ट्रिम किया है। पहले प्लान उनके ये थे कि FY30 तक 6 EVs लॉन्च करेंगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नहीं 6 नहीं 4 ही EVs लॉन्च करेंगी। तो मारुति, M&M, टाटा मोटर, इन तीनों के तीनों शेयरों में आज आप कमजोरी देखेंगे। M&M की गिरावट करीब 3% के आसपास की हो गई है, 3200 रुपये के भाव से लगातार, हम इक्का दुक्का सत्र अगर आप छोड़ दीजिए तो लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में ही है। वैशाली जी, M&M आपको और ये कमजोर होता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ से शॉर्ट, नया शॉर्ट करें या फिर मौके नहीं है? आई थिंक कर सकते हैं, आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ 2650 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस शेयर करेंगे मैम आप? मैंने कहा 2650, 2650। 265, ठीक है, 100 रुपए नीचे यहां से और जा सकता है M&M का शेयर। 2650, 2650, 2750 के आसपास आपको फिलहाल ये शेयर दिख रहा है। बाजार में भी अगर हम देखेंगे तो देखिए जो लोअर लेवल से रिकवरी आई ना, फिर से वो फिजल आउट हो गई और बाजार फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर बार बार हमने बाजार को गिरते हुए देखा और वहां से सपोर्ट लेते हुए। क्या आज सपोर्ट बचेगा 22,800 का? ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जो गिरावट है वो थोड़ी सी गहरा सी गई है। 90 अंक आपको नीचे निफ्टी दिखेगा और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है वो है 325 अंकों की, 49,000 के बेहद क्रूशियल जंक्चर पर जाकर बाजार कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि IT, बैंक, ऑटो और सेलेक्टिव फार्मा ये कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सीमेंट वाले शेयर भी कमजोर हैं, अल्ट्राटेक और ग्रासिम में हम कमजोरी देख रहे हैं। और अगर हम बैंकिंग की बात करें, ICICI बैंक, कोटक बैंक में हम करीब 1.5% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। देखते हैं बाजार में आगे किस तरह का रिएक्शन आता है, एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बढ़िया ऑप्शन का ट्रेड समझ लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में।
फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं। ध्वनि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार फिर से थोड़ा निराश कर रहा, माहौल खराब है। ऑप्शन का ट्रेड आपको कहाँ मिला है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डेफिनेटली बाजार के अंदर यहाँ पर जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है, बट सिलेक्टिव काउंटर्स जो है वहाँ पे बाइंग एक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक काउंटर है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व के काउंटर के अंदर अगर हम देखें तो ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ आज इसके अंदर बाइंग देखने को मिला है, और इनफैक्ट अगर हम इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो डेली स्ट्रक्चर पे भी बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद इसमें ऊपरी तरफ की मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली है। स्पॉट लेवल में स्टॉक जो है वो यहाँ पे जैसे 1930 का लेवल पार करता है तो 1950 से 1960 का लेवल जो है वहां तक का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसको हम कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। एट द मनी 1880 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। 21 रुपए 50 पैसे के भाव के करीब आपको ये मिल जाएगा। लक्ष्य इसका 30 का रहेगा, स्टॉप लॉस 17 का लगाना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। अधिकतम मुनाफा 4500 और नुकसान 2250 तक का हो सकता है। एब्सोल्युटली ध्वनि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। बजाज ट्विंस पर हमारा फोकस है भी, बजाज फाइनेंस पर शिवांगी की राय रही, और अब बजाज फिनसर्व ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति में ध्वनि पटेल की तरफ से 1880 की कॉल खरीदने की राय 21 रुपये और 15 पैसे पर मिलेगी। लक्ष्य इसके 30 और साथ ही स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन करना होगा। कॉल वर्कआउट होने पर 4500 का फायदा हो सकता है, और अगर कॉल रिवर्स होती है तो फिर नुकसान भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां जहां आई है उन स्टॉक्स में एक रिएक्शन भी आता हुआ देखने को मिला है। थोड़ी देर पहले एपीएल अपोलो पर हमने बातचीत की थी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर एक फोकस होना चाहिए। आईजीएल पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है। आईजीएल एमजीएल के स्टॉक्स इन दिनों फोकस में। बजट से ठीक पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट पर एक खबर भी हमने आपको बताई थी। इस वक्त जेफरीज की रिपोर्ट का मानना है कि खरीदारी जो है उसे बरकरार रखना है। 1344 के लेवल्स फिलहाल यहाँ नजर आते हैं। यहाँ से अपसाइड उन्हें विजिबल नजर आती है। कंपनी की ओएनजीसी से गैस खरीदने की योजना है। मार्जिन दबाव से बचने के लिए दाम में 2% की बढ़त जो है पर्याप्त है, ये कहना है इस रिपोर्ट का। वैशाली जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर कोई टेक बनता है एमजीएल और आईजीएल के स्टॉक प्राइसेस को देखते हुए? सो आई वुड से एक्चुअली ये सब स्टॉक्स फिलहाल एक बाउंस बैक ही दे रहा है, बट अभी जो हम देख रहे हैं इवन 50-डे मूविंग एवरेज को भी नहीं क्रॉस कर रहा है। सो मैं एमजीएल की बात करूं तो 1350 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करे तो फिर आई थिंक एक फर्दर अपसाइड दिख सकती है। सो फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। में रखने की राय ऑल इन ऑल इस वक्त हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। एनएचपीसी पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है और लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। जहां पहले 117 के टारगेट से दे रहे थे, अब इनका कहना है कि 120 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। करीब 2% की तेजी स्टॉक में। अगले 4 साल में शेयर दोगुना होने की संभावना नजर आती है, इस रिपोर्ट में कहा गया। और 6 महीने में 25% करेक्शन से इस वक्त खरीदारी का मौका। पिछले 6 महीने के चार्ट्स एनएचपीसी के देखने चाहिए, और पिछले 6 महीने में यस ऑलमोस्ट 15% करेक्ट कर चुका है ये स्टॉक। वैशाली जी, क्या एंट्री पॉइंट नजर आता है? सो एनएचपीसी भी हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से इसमें स्ट्रेंथ जरूर आई है, एंड स्टॉक हैज मेड ट्रिपल बॉटम। अगर कहा जाए तो एक 76 लेवल्स पे एक अच्छा सा बेस बना है, तो आई थिंक इट्स ट्राइंग टू कम आउट। तो नई एंट्री के लिए मैं कहूंगी एक्चुअली 70 लेवल्स पे ट्रिपल बॉटम करा है। सो नई एंट्री अगर लेनी है तो आई थिंक थोड़ा रिट्रेसमेंट की राह देखे। अराउंड 76 लेवल्स वुड बी एन आइडियल लेवल टू गेट इट। ठीक है, ये राय एनएचपीसी पर भी बनती हुई। संभलने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक 6 महीने में करेक्शन देखा, और उसके ठीक बाद अब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सही मौके का इंतजार जरूर करना होगा। निफ्टी मेटल स्पेस अच्छा एक्शन इस वक्त दिखा रहा है, और बाजार में जहां वॉलेटिलिटी है, बाजार की शुरुआत में हमने देखा 50-50% रेशियो थे। कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे और कुछ सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स भी गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ 700 अंकों की बिकवाली निफ्टी मेटल इंडेक्स में इस वक्त नजर आ रही है। इसे एक बार रिविजिट जरूर करना चाहिए, लेवल सही है या नहीं। लेकिन एनर्जी, रियल एस्टेट, आईटी,
मिड सिलेक्ट, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो सारे के सारे सेक्टर्स में कमजोरी का रुझान। बैंक निफ्टी भी फिसलता हुआ दिन के निचले स्तरों पर 48,982 के स्तर इस वक्त। दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त निफ्टी भी 22,800 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ। केमिकल स्टॉक्स में कल भी मजबूती थी और आज भी दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। दीपक नाइट्राइट इनफैक्ट एक्शन जो है तेजी दिखाने के बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए हैं। सो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में जो शुरुआती एक्शन था वो मानो फिसलता हुआ, फ्रिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है। कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट, प्रेशर्स मेटल्स पर एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि जहां इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, कमोडिटी बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं ये एक देखना ज़रूरी हो जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है, ब्रेंट के दाम $76 के ऊपर हैं। वहीं प्रेशर्स मेटल्स की अगर बात करें, सेफ हेवन डिमांड के तौर पर सोने चांदी ने नया शिखर बनाया है। वैशाली जी, ज्वेलरी काउंटर्स, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर कोई टेक बनता है? मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस या फिर टाइटन जैसे काउंटर्स पर? टाइटन पे इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट हम देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस एंड इनफैक्ट इवन मनप्पुरम दे आर होल्डिंग ऑन। सो मनप्पुरम भी अगर ये 200 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, नियर टर्म ब्रेकआउट इज एट 207, तो उसको क्रॉस करे तो आई थिंक 210 220 का टारगेट। एंड एज फार एज मुथूट इज कंसर्न, 2200 के सपोर्ट के साथ इसको जरूर ध्यान दिया जाए। आई थिंक इट कैन गो टुवर्ड्स 2350 to 2400। ठीक है, इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशियो और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वॉलेटाइल सिनेरियो ज़रूर है और मार्केट ब्रेथ अगर आप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बीएसई और एनएसई पर दोनों पर ही एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भले ही भारी नज़र आता हो, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक बाजार में इस वक्त देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर इस वक्त मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एनएचपीसी जिसका जिक्र हमने अभी किया, रियल एस्टेट काउंटर्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोढ़ा के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए, करीब 2% की तेजी यहाँ पर। रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है और जोमेटो में भी करीब 1.25% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। केईआई इंडस्ट्रीज के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। दिन की शुरुआत में स्टॉक में हमने मूवमेंट देखी थी और ये मूवमेंट अब भी इंटैक्ट है। वैशाली जी, करीब 5% की तेजी केईआई इंडस्ट्रीज में आज देखने को मिली है। ताज़ा एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज की, डोमेस्टिक ब्रोकरेज रिपोर्ट, और रिपोर्ट का मानना है कि केईआई इंडस्ट्रीज जो है 4103 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। 3894 के लेवल्स पर आपकी राय? आई थिंक एक ट्रेंड बन चुका है। अच्छी 3 कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल्स बनी है। सो ये लेवल सही नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन जिन्होंने खरीदा है 3700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ये बाउंस कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 41 4200। बिग शो एट प्रेजेंट 4% की तेजी के साथ केईआई इंडस्ट्रीज नई पोजीशन के लिए सही समय नहीं है, लेकिन अगर पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए। ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से टूटता हुआ, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रौनक है। लेकिन चलिए 10